हाँ जी, गुड इवनिंग बेटा, कैसे आप लोग? सब कुशल मंगल है? ठीक है? बोलो ठीक है नहीं है? बोलो हाँ सर ठीक है, फर्स्ट क्लास है, मौज में। आगे फिर से चिपकाने के लिए? हाँ सर, आगे फिर से चिपकाने के लिए आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 28, 28, पेज नंबर 173, पेज नंबर 173, क्वेश्चन नंबर 28। फटाफट से बच्चे बैठेंगे। S&M लिमिटेड Bombay has a branch in Sydney, Australia. लो बेटे, साउथ एक्सटेंशन में आगे बच्चे बैठे हैं। सुधा जी बहुत खुश है और आज उन्होंने स्वेटर भी नहीं पहन रखा है और वो सर्दी है। आज वो खाली वाला टी शर्ट में आ गए। बहुत खतरे की बात है वैसे ये, ठीक है ना? अभी तो 14 तारीख भी नहीं आई तो तुमने वैसे स्वेटर उतार के फेंक दिया। S&M लिमिटेड है ना ब्रांच इन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। At the end of 31st March 2002, the following major balances were extracted from the books of Bombay office and Sydney office. बेटे दो ऑफिसेज हैं, एक तो उनका ऑफिस कहां पर है? बॉम्बे, और बॉम्बे का हेड ऑफिस है। ब्रांच कहां पर है? सिडनी में। सिर्फ सिडनी किधर हुआ बोला? सिडनी में तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। बॉम्बे, सिडनी, रुपीज इन थाउजेंड्स और डॉलर्स 10,000, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स इन थाउजेंड्स। शेयर कैपिटल पोजिशन रिजर्व, प्लाट मिशन डिडक्शन रिजर्व, डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक 1/4, बैंक स्टॉक रिजर्व, कैश एंड बैंक बैलेंस, परचेज सेल्स। फिर उसके बाद परचेज एंड सेल्स के बाद गुड्स इन टू ब्रांच, मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी, वेजेस एंड सैलरीज, रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस और कमीशन रिसीट्स और ब्रांच और हेड ऑफिस का बैलेंस। ब्रांच और हेड ऑफिस का बैलेंस आपको नहीं होगा। देखो सब बच्चे लोग, ब्रांच और हेड ऑफिस का बैलेंस नहीं होगा। बॉम्बे ब्रांच में लिखा है 120 डेबिट और सिडनी में लिखा है 7 क्रेडिट। इसे लगाने के चक्कर में पहले लग जाएगा क्योंकि एक डॉलर्स में है और एक रुपीज में, इसलिए दोनों मिलेंगे भी नहीं। आगे द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। हाँ जी, इधर सब ठीक है। हाँ, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। स्टॉक 31/3/2020 बॉम्बे 1,50,000, सिडनी ऑस्ट्रेलिया 3,125। धन्यवाद प्रभु जी का। बताओ बेटे मैंने प्रभु जी का धन्यवाद क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने स्टॉक आपको दे दिया है, उन्होंने बता दिया हमको कि स्टॉक कितना है। अगर वो स्टॉक ना बताते तो मुझे क्या करना पड़ता? मुझे स्टॉक निकालना पड़ता। आगे हेड ऑफिस ऑलवेज टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5%। Depreciation is to be provided on building at the rate of 10%, and plant and machinery at the rate of 20% on WDV. Managing director is entitled to 2% commission on net profit. ध्यान रखना बेटा, मैनेजिंग डायरेक्टर, मुझे याद करा के बताओ क्या कमीशन मैनेजिंग डायरेक्टर की कहां पर होगा? मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रांच के अंदर होगा कि मैनेजिंग डायरेक्टर हेड ऑफिस के अंदर होगा? बेटा मैनेजिंग डायरेक्टर कहां पर होगा? हेड ऑफिस के अंदर होगा। अगर मैनेजिंग डायरेक्टर हेड ऑफिस के अंदर होगा तो आप जो कमीशन दीजिएगा वो कौन सी वाली कमीशन होगी? वो हेड ऑफिस के अंदर फॉर्मूला था, सब बच्चे पढ़े हुए बताए क्या आपको हेड ऑफिस की कमीशन निकालना कैसे निकालते थे? एक्स्ट्रा लगा रखा है कमीशन फॉर हेड ऑफिस। जरा फटाफट से देखिए और बताइए उसको, हेड ऑफिस में कमीशन कैसे निकालते थे? हेड ऑफिस में कमीशन निकालते थे हेड ऑफिस प्रॉफिट्स प्लस ब्रांच प्रॉफिट्स, और इसके अंदर आपको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ता है। जो प्रॉफिट निकलता है उन प्रॉफिट्स पर आप लोग कमीशन देते थे। फिर आगे कहता है
इनकम टैक्स इज टू बी प्रोवाइडेड 47.5%। बेटे इनकम टैक्स कौन भरेगा? हेड ऑफिस भरेगा, और हेड ऑफिस भरेगा वो कितना भरेगा? 57.5%। यू आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट branch travelers into rupees. Use the following exchange rate: opening rate 20 रुपए, closing rate 24 रुपए, average rate 22 रुपए, और foreign fixed assets 18 रुपए। फिर prepare trading account, profit and loss account for the year of so and so, showing to the extent possible head office results and branch results separately। वो कह रहे हैं हेड ऑफिस के लिए सेपरेटली और ब्रांच के लिए सेपरेटली ट्रेडिंग रिजल्ट्स निकालिए। मतलब कॉलम में नहीं चाहिए, सेपरेटली आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। और ब्रांच इज इंटीग्रल फॉर ऑपरेशंस, बैलेंस शीट इज रिक्वायर्ड। बैलेंस शीट तक टोटल बिजनेस रिक्वायर्ड है। एक्चुअल में क्या है? बैलेंस शीट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप ओरिजिनल पेपर देखेंगे 1995 मई का, तो वहां का बैलेंस शीट इज नॉट रिक्वायर्ड। हमने इसे क्या कर दिया? बैलेंस शीट इज रिक्वायर्ड। हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कराना चाहते हैं। आइए हम फटाफट से इस सवाल में करना शुरू करें। आप मेरी प्लीज मदद करेंगे। सब बच्चे जो बातें कर रहे हैं बातें करना बंद कर देंगे, और बाकी कोई कठिनाई की बात नहीं है। जरा फटाफट से बैठेंगे। हाँ जी, माइक बटन नीचे कर लिया है मैंने। इनटेंजिबल एसेट्स हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, इसलिए परचेज डेट रेट पर लेते हैं, और बाकी सब कुछ ठीक है। आइए मेरे साथ साथ अतुल जी, हमारी सारी क्लासें एज पर रूटीन है। 14th को भी हमारी क्लास एज पर रूटीन है। पेज नंबर 22 नहीं 173, क्वेश्चन नंबर 22। ये थोड़ा सा फेल सा दिख रहा है, जरा चेक कर लो एक बार क्या चेक कर रही है। बेटा डेटर में तरफ लोग डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो। विशाल जी, आपको किसी सवाल के जरिए मैं बताऊंगा आपकी जो क्वेरी है, क्योंकि अदरवाइज हो नहीं पाएगी। तो फटाफट से सबसे पहले हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है कि हम लोगों को अपने पास रिकंसाइल करना है। तो यहां लिखिए रिकंसिलेशन। नो एंट्री, और इसके बाद कन्वर्जन। अब कन्वर्जन करनी है अगर हमने, तो कन्वर्जन के लिए उसने आपसे मांगा भी है, तो आपका मेन सॉल्यूशन बन गया। कन्वर्जन आपका मेन सॉल्यूशन बन गया। एक, दो, तीन, चार, 5, 6। हाँ जी, फटाफट से इसके अंदर लिखे रेट डेबिट डॉलर, क्रेडिट डॉलर, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। ये 22वां सवाल नहीं है क्या? अच्छा चलो ठीक है, 28वां क्वेश्चन बस। हाँ जी, क्वेश्चन 28वां कर दिया जी हमने इसको। हाँ, वो कह रहे हैं जी मिसगाइड कर रहे हैं। असल में मेरी किताब में ठीक से प्रिंटेड नहीं था, इसलिए मुझे 22 लगा, मैंने 22 लिख दिया। अच्छा, शेयर कैपिटल। अब सिर्फ उनकी बात करना। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितने की प्लांट एंड मशीनरी है? ये हमारे पास है। अब आप इसको थाउजेंड्स में लिखेंगे, फिगर्स इन थाउजेंड्स, और यहां लिखें प्लांट एंड मशीनरी 200। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 130,
फिर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स 60 एंड 30। फिर उसके बाद डेटर्स क्रेडिटर्स के बाद स्टॉक, ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक कहां गया 20। इंटर यूनिट अकाउंट्स बेटे होते हैं हेड ऑफिस और ब्रांच के बैलेंसेस, उन्हें इंटर यूनिट अकाउंट्स भी कहा जाता है। ब्रांच और स्टॉक रिजर्व तो है ही नहीं। कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस वो है 10। फिर है परचेजेज एंड सेल्स 20 एंड 123। फिर है गुड्स सेंट टू ब्रांच, पांच। वेजेस एंड सैलरीज 45। रेंट 12। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन का बेटा हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। हमारे पास डेप्रिसिएशन जो है वो बाद में एडजस्ट कर दी जाएगी, क्योंकि वो एक क्वेश्चन में लिखा हुआ था करने को, इसीलिए मैंने पहले एडजस्ट किया था, वरना एडजस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ऑफिस एक्सपेंसेस 18। इंटर यूनिट अकाउंट्स बेटा जो हमारी ब्रांच और हेड ऑफिस है उसे बोलते हैं इंटर यूनिट अकाउंट्स। जैसे इसमें लिखा है हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट, इनको इंटर यूनिट अकाउंट्स कहा जा सकता है। कमीशन रिसीट्स 100 और हेड ऑफिस का बैलेंस यानी इंटर यूनिट अकाउंट 7000 क्रेडिट। लो बेटा हमने अपने पास यहां तक का अमाउंट लिख दिया है। डेप्रिसिएशन बेटा हेड ऑफिस अपनी बुक्स में चार्ज करेगी, ब्रांच अपनी बुक्स में चार्ज करेगी। स्टॉक रिजर्व क्योंकि हेड ऑफिस की ट्रायल है तो हेड ऑफिस ही लिखेगा, ब्रांच तो ना लिखेगी, ब्रांच अलग और हेड ऑफिस अलग होता है। उसके बाद ये हमने यहां तक का काम तो कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए हाँ जी ये इधर भी है। अब इनके रेट्स देखने हैं, इनके रेट्स देखेंगे कि इनके रेट्स क्या क्या है। जरा फटाफट से बताइए प्लांट एंड मशीनरी का रेट कितना है? वो कह रहा प्लांट एंड मशीनरी जब लिया था तो रेट था 18 रुपए, 18 रुपए। उसकी एडॉप्शन का रेट भी 18 रुपए। फिर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का बैलेंस, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का क्लोजिंग रेट 24 रुपए। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग का रेट 20 रुपए। नेकपाल बताओ क्या बात हुई? नहीं कोई परेशानी है तो बताओ, चल रहा है सब कुछ ठीक है? अच्छा देखने आए थे। कैश एंड बैंक बैलेंस 24 रुपए। परचेज और सेल्स एवरेज रेट है तो 22 रुपए। गुड्स सेंट टू ब्रांच हमको हेड ऑफिस से पूछना पड़ेगा और इसकी हेड ऑफिस में बैलेंस कितना है जरा सब बच्चे देखें। गुड्स सेंट टू ब्रांच 5 की लागत इंडिया में कितनी है? 100। वेजेस एंड सैलरीज 22 रुपए। रेंट 22 रुपए। ऑफिस एक्सपेंसेस 22 रुपए। कमीशन 22 रुपए। हेड ऑफिस का बैलेंस 120 रुपए, इंडियन वैल्यू 120 रुपए। फिर उसके बाद आपने इन सबको मल्टीप्लाई करना है 3600 2340 क्रेडिट। डेटर्स 1440 और उसका आधा 720। फिर ओपनिंग स्टॉक 400 और कैश एट बैंक 240
और परचेज 440 और 123 इंटू 2706। गुड्स सेंट टू ब्रांच की वैल्यू 100। फिर उसके बाद गुड्स सेंट टू ब्रांच वेजेस एंड सैलरीज 900। फिर उसके बाद रेंट 264। ऑफिस एक्सपेंसेस, कमीशन की रिसीट्स 2200 और इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। शिफाली हम लोग अपना क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में दिखा सकते हैं बाय एडजस्टिंग परचेजेस, बाकी वो करने का फायदा कुछ नहीं होता। एक्सचेंज लॉस 216, एक्सचेंज लॉस, बैलेंसिंग फिगर बेटे एमडी कमीशन 349 सेक्शन के अंदर अब हट गई है। अब सेक्शन 349 में एमडी कमीशन नहीं दी जा सकती, इसलिए हम लोग जो यहां कर रहे हैं वो ब्रांच की कमीशन निकाल रहे हैं। वो एमडी बेशक जरूर है, लेकिन सेक्शन 349 में हम उसका कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हाँ जी, यहां तक हमने कर लिया। फिर उसके बाद हमने अपने पास जब यहां तक का काम कर लिया तो सवाल में अगला पार्ट पड़ा। अगला पार्ट वो क्या कहता है? कहता है प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ऑफिस एंड ब्रांच सेपरेटली, अलग अलग बनाना है। तो हम बनाते हैं जी फटाफट से। पहले तो क्या बनाएंगे? पहले हम बना रहे हैं ब्रांच के लिए, सेपरेट मांगा उसने, तो ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रांच की बैलेंस शीट भी उसने मांगी हुई है, तो हम ब्रांच की बैलेंस शीट यहां ऊपर बना देते हैं। ब्रांच बैलेंस शीट, हम वर्किंग नोट्स सवाल के अंदर कहीं पर भी कर सकते हैं, यानी मेन सॉल्यूशन के बीच के अंदर भी कर सकते हैं और आगे पीछे भी कर सकते हैं। एक्सचेंज डिफरेंस बेटे ब्रांच के अंदर आ रहा है ना, या आप गलत कोड भेज रहे हैं। हेड ऑफिस अकाउंट और ब्रांच अकाउंट नहीं, हेड ऑफिस ट्रायल और ब्रांच ट्रायल, तो ये ब्रांच के ट्रायल में आएगा, हेड ऑफिस के ट्रायल में थोड़ा ना आएगा। एक्सचेंज डिफरेंस जिसे कन्वर्ट करते हैं उसके अंदर आता है। हाँ जी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी को लिखेंगे यहां पर, प्लांट एंड मशीनरी वो कितने की है? 3600। उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखेंगे यहां पर, दैट इज 2340, इनर कॉलम। फिर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स को भी लिखेंगे यहीं पर, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स हमारे पास है 1440, इस पर भी शायद कुछ प्रोविजन का बनानी थी, और क्रेडिटर्स को भी लिखेंगे यहां पर 720। फिर ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक 400। फिर कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, और ये है 240। फिर परचेजेज एंड सेल्स, टू परचेजेज 440 बाय सेल्स 2706। फिर गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस 100। फिर वेजेस 990। फिर रेंट 264। ऑफिस एक्सपेंसेस 396। कमीशन रिसीट्स 2200।
फिर उसके बाद हेड ऑफिस 120, बैलेंस शीट, और एक्सचेंज डिफरेंस ये कहां चला जाएगा? P&L में 216। हमने अपने पास यहां तक का काम कर दिया। अभी एडजस्टमेंट्स में क्या क्या बचा है? एडजस्टमेंट्स में लिखा है क्लोजिंग स्टॉक $3125 बाय क्लोजिंग स्टॉक, $3125 इंटू क्लोजिंग रेट 75। बैलेंस शीट के अंदर भी गया 75। फिर उसके बाद इसमें लिखा है हेड ऑफिस टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%, प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5%। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% बनानी है आपने। 1440 का 72 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी बढ़ा दी। फिर उसके बाद इसमें लिखा है डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारे पास है ही नहीं, एंड प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 20% ऑन WDV। तो आपको पहले ना अपने पास देखना पड़ेगा कि आपका एग्जिस्टिंग WDV कितना है। 3600 माइनस 2340 ये इसका एग्जिस्टिंग WDV है। और अगर माइनस कर दो मैं 3600 में से माइनस 2340 तो WDV है 1260। इस पर 20% ऑप्शन लगानी है, तो इस पर 20% हो गया 252। टू डेप्रीसिएशन 252 और ये हो गया जी 252। और अगर मैं फिर से देखूं तो ये हो गया 2340। हमारी टोटल डेप्शन है 2592 माइनस 3600 1008। हमने अपने पास सब चीजें लिख दी है। अब मेरे को सबसे पहले तो जीपी ढूंढना है, जो कि जीपी है 851। जीपी 851 बेटा कमीशन हेड ऑफिस की है। अगर कमीशन हेड ऑफिस की है तो इन दैट सिचुएशन ब्रांच के यहां पर क्या करना है? कुछ भी नहीं करना हमने। अच्छा, आगे से बच्चे ने तीसरी बार पूछा क्या एक्सचेंज डिफरेंस को हेड ऑफिस के प्रॉफिट लॉस में ले सकते हैं? बेटा अपने कसम खाई थी हेड ऑफिस अलग ब्रांच अलग है, इनकॉर्पोरेट करते हैं सकता है, उससे पहले तक दोनों अलग अलग है। इसलिए जो इसके ट्रायल में किसी और के ट्रायल में कैसे जा सकता है? अब आप अपने पास क्या ढूंढेंगे? नेट प्रॉफिट कितना आता है। और मेरे पास नेट प्रॉफिट आंसर बताया है फरीदाबाद से बच्चों ने, लक्ष्मी नगर से, और वो 1260 है। आप फिर भी चेक कर लीजिएगा, मैंने लिख दिया है 1260। बेटा डेप्रिसिएशन रिजर्व लायबिलिटी साइड लिखना आज की डेट में फैशनेबल नहीं है। नया फैशन यही है कि अपने एसेट में से ही घटाकर दिखाइए, इसलिए आप कभी भी उसको माइनस उसमें मत करके दिखाइए। वॉइस नॉट क्लियर, वॉल्यूम कम ज्यादा हो रहा है। एक बार दीपक जी, नेपाल, लक्ष्मीनगर से 851 भी आंसर आया। वो तो बेटे जीपी का था, वो तो लिख दिया मैंने अपने पास, वो तो दीपक ने बताया था मुझको। गोरखपुर 1851, तो ये लो जी 1851, गोरखपुर 1851, नेट प्रॉफिट 1851। बेटा कमीशन कौन देगा? हेड ऑफिस देगा, क्योंकि कमीशन किसकी है? मैनेजिंग डायरेक्टर की है। तो एमडी कमीशन आपने एक चार्ट बनाया था, उसको उसी अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। वेजेस एंड सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं शो हो सकता, नालायक कहीं के। वेजेस एंड सैलरी, वेजेस वर्ड कहां पर आएगा? ट्रेडर में।
अगर सैलरी वेजेस होता तो प्रॉफिट लॉस में आता, इसलिए ऐसा नहीं हो पाएगा। अंकुश मैंने भी ठीक कर दिया, अब तो गुड़गांव, अब तो सारे आंसर बता रहे हैं, जब तो मैंने भी निकाल रखा है नेट प्रॉफिट 1851 ही लिखा हुआ मैंने भी। और अब मैं इसको लिखूंगा यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1851 रुपए। पटियाला से आंसर आ रहा है, पटियाला से। अरे भाई पटियाला वाले बच्चों, तुम लोगों ने कैसे आंसर निकाल दिया? सर हम तो खाली टोटल ही लगा रहे हैं, चिंता मत करो, हम तो केवल टोटल लगा के दे रहे हैं। अच्छा जी, हाँ पटियाला वालों ने भी आंसर दे दिया आज तो। नेट प्रॉफिट रॉन्ग है, और अलवर वाले बच्चे कह रहे हैं बेटे मेरा तो आंसर टैली कर गया। गुड़गांव से रॉन्ग भी आंसर भेजा है और आंसर ठीक था। एक्यूमुलेटेड डेप्शन होता है बेटे, जो डेप्शन आप अभी तक टोटल लगा चुके हैं उसे बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्शन। असल में थोड़ा फोकस करना, हम डेप्शन को ना प्लांट में से माइनस नहीं करते, बस यहीं पर जोड़ते चले जाते हैं। जैसे ये डेप्शन मैंने इसके अंदर और जोड़ दी तो ये इकट्ठी नेट होती है। एक्यूमुलेटेड डेप्शन मतलब जो प्लांट में से आपने माइनस फाइनली करनी है। इतना ज्यादा आंसर 1851 मैंने ठीक लिखा हुआ है 1851, अब तो टोटल भी टैली कर रहा है मेरा अपने पास। अब तो हम यहां तक पहुंच चुके हैं और अब मेरे साथ साथ आप चले, और अब मैं क्या बनाना शुरू कर दूंगा। अब मैं हेड ऑफिस का ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाऊंगा हेड ऑफिस का। तो आइए मेरे साथ साथ हेड ऑफिस के लिए बनाएंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये हेड ऑफिस का ट्रेडिंग अकाउंट है, ये हेड ऑफिस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और ये बैलेंस शीट है। बेटा ब्रांच टैक्स शिवा देगी, लेकिन वो तभी देगी अगर सवाल में रखा होगा। जो हमारे पास जो हमने टैक्स देना है, हमारे को तो हेड ऑफिस से टैक्स देगा। वो ऑस्ट्रेलिया वाले को टैक्स लगाएंगे तो ब्रांच को टैक्स देना है, वरना इंडियन इनकम टैक्स तो खाली हेड ऑफिस देगा, और हेड ऑफिस ब्रांच पर भी साथ में ही देगा। अच्छा बेटे एक्यूमुलेटेड डेप्शन को आप अपनी बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखा सकते हो लायबिलिटी साइड पर, क्योंकि ये आपके एसेट के अंदर से प्लांट में घटना चाहिए, ऐसा कंपनीज एक्ट भी कहता है। इसलिए हम लोग उसको पास वहीं पर लेकर चलते हैं, अपने एसेट्स में से रिड्यूस कराते हैं। हम एक्यूमुलेशन पर अलग चर्चा कर देंगे, जिनकी आई में से क्वेरी आ रही कि होता क्या है, हम उसको लक्ष्मी नगर से क्वेरी आ रही है, हम उसको डिस्कस कर देंगे बाद में। हाँ जी हमारे साथ साथ चलिए, और यहां पर हेड ऑफिस के ट्रांसफर्स को देख करके आइटम प्लेस करें। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 2000, रिजर्व एंड सरप्लस 1000, लैंड 500, बिल्डिंग कितने की है? बिल्डिंग 1000 की है, जिस पर डेप्रिसिएशन रिजर्व यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने की इसकी डेप्शन थी? 200। फिर प्लांट एंड मशीनरी भी है 2500, और इसकी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इसकी डेप्शन कितने की है? 600। थोड़ा सा नजदीक चले जाइए। मैं एक बार चेक करता हूं बेटे कि ये ऐसा क्यों है। गुड़गांव से आप बेटे एंट्री डालिएगा फटाफट से, मैं आ रहा हूं 1 मिनट के लिए।
क्लास को ये ठीक कर रहे हैं। अच्छा, और आगे चलिए, मैं कहां तक आ गया था? प्लांट तक तो आ चुका था, और प्लांट के बाद हम कहां पहुंच गए थे? प्लांट कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन रिजर्व 600, फिर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स जगह कम लग रही है। डेटर्स का बैलेंस है 280 और क्रेडिटर्स का बैलेंस है 200। ओपनिंग स्टॉक 100। स्टॉक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, उसको हम बाद में अपने प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। कैश एंड बैंक बैलेंस 10। परचेजेस कितने की हैं? 240। और सेल्स कितने की हैं? बाय सेल्स 520। गुड्स सेंट टू ब्रांच, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच 100। एमडी की सैलरी, 2 एमडी सैलरी। तो पहले एमडी की सैलरी पर लिमिट होती थी, अब भी लिमिट होती है। सेक्शन 198 के अंदर लिमिट होती है। पिक्चर नॉट क्लियर। भाई क्या नाम, पिक्चर क्लियर नहीं है, क्या नाम करके? प्रीतम तो हमें आपके मैसेज मिल रहे हैं, लेकिन आपने मैसेज भेजा ही भी है पिक्चर नॉट क्लियर का। अच्छा, ये दीपक, आप परेशान मत करो बेटे। मुझे लगा था दीपक हमारे यहां पर आए, परेशान कर रहा है आपको। नथिंग इज विजिबल। अरे भाई क्या नाम करके, नितिन तुम्हारे मैसेज आ रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा बच्चों को, नजदीक ही जाओ, वो देखो। नथिंग इज विजिबल, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है। जल्दी ठीक करो उसको फटाफट से बेटा। 2 मिनट के लिए उसको रोक रहा हूं, जरा फटाफट से इनको ठीक कर लेने देते हैं।
अब ऐसा जी ये शेयर्स को ठीक कर रहे हैं और मुझे उम्मीद अब तक ठीक हो गया होगा। वैसे जिन्होंने नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, धीरे चले तो चलने दो। अच्छा, अब उसके बाद हम देखते हैं, हम सैलरी तक आ चुके थे, एमडी सैलरी तक आ चुके थे और उसके बाद हम लोग आए थे वेजेस एंड सैलरीज। $75। फिर हमारे पास था ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस कितने के हैं? 25। कमीशन रिसीट्स बाय कमीशन रिसीट्स, कमीशन रिसीट्स कितने की हैं? 256। और ब्रांच का बैलेंस आपको कहीं पर लिखने की हमको आवश्यकता नहीं है। अब हम देखते हैं स्टॉक 150। बैलेंस शीट में भी स्टॉक 150। अब यहां से हम जीपी को ढूंढ सकते हैं कि जीपी कितना है। जीपी 770 तो ये हो गया 15, 85। $340, 415, 500, 355 बाय जीपी 355। हमने और कोई खर्चे इसमें डाले ही नहीं और हमने अभी डेप्शन डालनी है। इसके अंदर हमने डेप्शन कितने की थी? बिल्डिंग पर डेप्शन बता रखी है उन्होंने। बिल्डिंग की डेप्शन थी 10%। तो 10% कितना हो गया? 80। डेप्शन बिल्डिंग 80। एक और भी डेप्शन आएगी प्लांट पर। प्लांट पर डेप्शन कितने की है? तो नजदीक चले जाओ। प्लांट की डेप्शन बता रखे हैं उन्होंने आपको 20% ऑन WDV। तो हमारे पास 1900 का 20% 380। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी उन्होंने कह रखी है बनाने के लिए और वो प्रोविजन थी हमारे पास, ये है 380 और प्रोविजन बनेगी 280 का 5% 14। अब मैं ढूंढ सकता हूं कि मेरा नेट प्रॉफिट क्या आता है। अभी हमने मैनेजिंग डायरेक्टर की कमीशन नहीं दी है, वो हम बाद में देंगे क्योंकि हमारे पास अभी हेड ऑफिस का प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमको टोटल पहले ढूंढना पड़ेगा। 82 पहले ये हेड ऑफिस का प्रॉफिट निकाल दिया, कमीशन एमडी की है, इसलिए हम बाद में उसको चार्ज करेंगे अपने पास की कितनी कमीशन आती है। बेटा आप जो क्वेश्चन को वेरीफाई कर रहे हैं कि 4 का स्टॉक रिजर्व कैसे हो सकता है, हम उसको वेरीफाई नहीं करा सकते हैं क्योंकि सवाल बनाने वाला इतना सोचता नहीं जितना आप सोच रहे हैं। प्रीतम तरह से जिन्होंने क्वेश्चन 28 में स्टॉक रिजर्व को ओपनिंग स्टॉक से मैच करने का प्रयास किया है, तो ये मैच नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाला जो होता है वो इतना सोचकर क्वेश्चन नहीं बनाता, वो तो बेसिक क्वेश्चन दे देता है कि स्टॉक रिजर्व 4। आप उसे चेक करें कि 4 कैसे आ सकता है, इसलिए आप टेंशन में बताएं। और यहां पर लिखें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हेड ऑफिस का प्रॉफिट 82। हमारे पास यहां पर डेप्रिसिएशन कितने की आ गई थी? 980 और ये प्रोविजन आ गई थी 10। अब बेटे मुझे अपने पास किसे जोड़ लेना है? मुझे अपनी ब्रांच को साथ में जोड़ना है। तो मैं कहता हूं जो प्लांट जो हमारे पास चले आए तो उसका प्लांट हम साथ लेंगे तो क्या लिखेंगे? प्लस ब्रांच। हमने कहा उसका प्लांट हमारा प्लांट हो गया जी। फिर हमने कहा उसके डेटर्स हमारे डेटर्स हो गए प्लस ब्रांच, और ये है 1368। फिर उसके बाद कैश एंड बैंक है 240। बाप रे बाप, ये 250 करना पड़ेगा। 10 + 240। फिर उसके बाद उसका स्टॉक है, हमने का लो जो उसका स्टॉक भी ऐड कर दो, ब्रांच का स्टॉक
कितने का स्टॉक है? 75। हमने स्टॉक भी दिखा दिया, लैंड एंड बिल्डिंग भी दिखा दी। स्टॉक पर बाद में स्टॉक रिजर्व आएगा हमारे पास। क्रेडिटर्स, उसके क्रेडिटर्स कितने के हैं? 720 प्लस ब्रांच 920। उसका प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट प्लस ब्रांच प्रॉफिट। ब्रांच का प्रॉफिट कितना है? 1851। हेड ऑफिस को हम साथ में जोड़ते नहीं थे, हमने अपनी बैलेंस शीट में ब्रांच को भी साथ में इनकॉर्पोरेट करवा लिया। फिर उसके बाद हमें कमीशन निकालनी है जी, ये प्रॉफिट बिफोर कमीशन है। तो हमको इसके बाद अब क्या करना है? एक तो इसमें ओपनिंग स्टॉक रिजर्व था, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व जो सवाल में दिया गया था 4, वो तो ऐड हो जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व माइनस करना पड़ेगा। तो अब सब बच्चे क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकालना है हमको कि क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कितना। बेटा कमीशन कब निकालेंगे? आफ्टर स्टॉक रिजर्व। अब चेक करें, हेड ऑफिस का जो व्यक्ति है वो हेड ऑफिस वाला व्यक्ति लास्ट में ही कमीशन ले पाएगा, पहले नहीं। तो अब हेड ऑफिस का रिजर्व निकालेंगे, जिसके लिए आप वर्किंग नोट बना रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, शायद वर्किंग नोट नंबर पता नहीं पहला है या दूसरा है, अब मिटा दिया मैंने। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व। अब बताइए जी, स्टॉक रिजर्व निकालना हो यदि हमने, तो स्टॉक रिजर्व कितना कितना निकाले? तो स्टॉक रिजर्व कितना बन जाएगा, जरा फटाफट चेक करते हैं। स्टॉक रिजर्व कितना बन जाएगा? हाँ जी, स्टॉक रिजर्व निकालना है। स्टॉक रिजर्व, तब जरा स्टॉक रिजर्व एक्सचेंज लॉस ले लिया बेटे हम लोगों ने, वो ब्रांच ने लिया था ना, ब्रांच के प्रॉफिट लॉस में हमने चार्ज कर लिया है। अब मुझे आपको बताइए स्टॉक रिजर्व के लिए स्टॉक की वैल्यू कितनी है? स्टॉक की वैल्यू है 75 जो यहां से आया है। और लोन का रेट कितना है? प्रॉफिट का रेट कितना है? ये उसने आपको बता रखा है। प्रॉफिट का रेट कितना है? प्रॉफिट का रेट है कॉस्ट प्लस 25%, 1/4 ऑफ कॉस्ट या 1/5 ऑफ सेल्स। तो बेटा प्रॉफिट कितना हो गया? जो स्टॉक रिजर्व कितना हो गया? 75 का 1/5, 15 रुपए। हाँ जी, माइनस कर दीजिए, माइनस अनरियलाइज प्रॉफिट 15 रुपए। बेटे सवाल के अंदर ही जब अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, अब मेरे पास यहाँ कोई जानकारी थोड़ी ना कि कौन सा स्टॉक है, तो हमने माना ये सारा का सारा स्टॉक एज्यूम्ड है। एज्यूम्ड स्टॉक विद ब्रांच, जो स्टॉक विद ब्रांच है दैट इज फ्रॉम हेड ऑफिस। ये सारा का सारा हेड ऑफिस से लिया था, क्योंकि ब्रांच में परचेज भी कर रखा है। कुछ ब्रांच के यहाँ पर परचेजिंग हुई थी स्टॉक की, बट हमें जानकारी नहीं थी, इसलिए हमने कहा ठीक है उसके पास इतना स्टॉक है, इतना प्रॉफिट कमा रखा है, 15 का प्रॉफिट कमा रखा है। जब 15 का प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमारे पास तब करेक्ट प्रॉफिट निकल कर आएगा। ये हमारा निकला होगा टोटल प्रॉफिट। नजदीक चले जाओ, टोटल प्रॉफिट। आप नेपाल जी थोड़ा सा नजदीक जाए इसके। हाँ, टोटल प्रॉफिट। अब आपको इसमें से माइनस करनी है जी कमीशन और टैक्स, दो चीजें माइनस करनी है। पहले तो माइनस करनी है कमीशन। हाँ जी, जरा फटाफट से आप कमीशन निकालेंगे। कमीशन कितनी है? तो उसके लिए वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। और कमीशन है हमारे पास, प्रॉफिट्स देते आ रहे हैं, प्रॉफिट्स हमारे पास 1922। और कमीशन कितनी है? कमीशन उसने बता रखी थी 2% ऑफ प्रॉफिट्स। तो हम ये क्या मानते हैं हमेशा? 2% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो फटाफट से देखिए, कमीशन इज इक्वल टू 1922 इंटू 2/102।
हमारा कमीशन का तो करा जाएगा इसके अंदर। ये हमारे पास आ गई जी कमीशन, जो हम लोगों ने अपने पास कमीशन चार्ज करी। कमीशन यहां से माइनस कर दी मैंने 37.69, और ये कमीशन लायबिलिटी में भी आ गई कमीशन पेबल। कमीशन पेबल 37.69, और फिर उसके बाद आपको एक और भी काम करना है, टैक्स भी माइनस करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स। और प्रोविजन फॉर टैक्स आपका बैलेंस प्रॉफिट पर निकल कर आएगा। तो मैं टैक्स का अमाउंट निकाल दूं, टैक्स कितना आएगा 1922 माइनस 37.69, इस पर टैक्स लगाना है 47.5%। ये आ गया जी टैक्स। टैक्स 895.04, 895.04, और ये प्रोविजन फॉर टैक्स आ गई लायबिलिटी साइड 895.04। अब आप अपने पास बैलेंस ढूंढ सकते हैं कि आपके पास बैलेंस कितना है। ये आ गया 210, बाकी सब चीजें यहां से हमने बाहर नहीं की अभी तक, 720 और 9 8 9 is 71 28। अब आप टोटल लगा सकते हैं कि आपका टोटल क्या बनता है। टोटल इधर से आ रहा है हमारे पास 0 4 4 12, मैं बेटा ये बिल्कुल यहाँ पर टैली हो गया। और हमारे क्वेश्चन के अंदर जो उन्होंने हमसे कहा था, वो उन्होंने हमको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मांगी थी और उन्होंने हमसे कमीशन मांगी थी। बस ये चीज उसने मांगी थी। और उसने कहा कि बच्चों से जो कॉमन एरर्स हुई है वो कहाँ पर हुई थी। एक तो एमडी की कमीशन गलत निकाल रखी थी बच्चों ने, दूसरा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन गलत निकाल रखी थी बच्चों ने, फिर उसके बाद स्टॉक गलत निकाला था, फिर डिफरेंस इन ट्रांसफर्स भी गलत था, कन्वर्जन भी गलत थी, सब कुछ ही गलत था। इसका आंसर जस्टिस इसका आंसर आप मिलेगा। उसके पीछे कारण ये है कि हमारे पास पहले कमीशन जो निकाली जाती थी वो और प्रकार से निकाली जाती थी। सेक्शन 349 के अंदर एक लिमिट लगती थी, फिर हम सैलरी को भी साथ में रखते थे। आजकल नहीं रखी जाती है, इसलिए हमने उसको कवर नहीं किया है। और इसीलिए हमारे पास ये चीज जो हमने कवर आंसर निकाला है, ये आपका आंसर भी अडॉप्टेड लिखा है। देखो पेज 174 पर नीचे लिखा है ना, 20 मार्क्स अडॉप्टेड। हमने क्वेश्चन को सूटेबली चेंज करके किया है। ये तब का क्वेश्चन आज से 13-14 साल पहले का, तब से कंप्यूटर में चेंजेस आ गए, तो हम पुराने क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं कर रहे, लेटेस्ट आंसर अपने निकालने का प्रयास किया है। बाकी सब कुछ नहीं था। एक तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, और इसके अलावा आपको होमवर्क में हमने कोई भी क्वेश्चन और नहीं दिया था। बाकी तो हम लोगों ने आपको जो क्वेश्चन है एक और भी दिया था, लेकिन ये क्वेश्चन फर्स्ट था। लेकिन मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन फर्स्ट आपने कर लिया होगा, तो इसलिए मैं आगे चलूंगा। मैं अपने पास जो समझा रहा था आपको, पिछली क्लास में क्या समझा रहा था आपको मैं, स्टॉक एंड डेटर मेथड, मैं उसी स्टॉक एंड डेटर मेथड को आपको आगे लेकर चलूंगा, उसको और क्लियर करूंगा। क्लियर करने के बाद हम लोग अपने पास इनके ऊपर जो बच्चे के क्वेश्चन है उनको भी और क्लियर करेंगे, ठीक है ना।
तो फटाफट से ये सेस अभी ये लोग कुछ परेशानी आ रही है यहाँ पर, सेस को ठीक कर रहे हैं। इन द मीन टाइम आप लोग मेरे साथ चलते जाएं और लिखना शुरू करें। जो हमने पिछली क्लास में किया था उसी का अगला पहलू। लिखे डेटर्स मेथड्स, डेटर्स मेथड। ये हमने पिछली क्लास में बस कवर किया था, लेकिन इसका फॉर्मेट अब लिखेंगे, डेटर्स मेथड्स। फॉर्मेट्स, ब्रांच अकाउंट्स, और हमने फॉर्मेट ऑलरेडी पहले से कर रखा है, इसलिए दोबारा से फॉर्मेट की कोई आवश्यकता नहीं है। सॉरी, इसको मैं हटा देता हूं। यहां पर कुछ नोट्स लिखवाता हूं इन द मीन टाइम, फिर मैं आपको, तब तक वो लोग सेस ठीक करते हैं तो नोट्स लिखो इसके अंदर। और सेस नहीं चल रहा भाई, ऑलवेज प्रिपेयर, ऑलवेज प्रिपेयर डेटर्स अकाउंट एज मेमोरेंडम अकाउंट, मेमोरेंडम अकाउंट फॉर कैलकुलेशंस। बेटा हमें हमेशा डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा इस मेथड के अंदर। असल में क्लोजिंग डेटर्स मिसिंग होते हैं ना, उन डेटर्स को ढूंढने के लिए हम लोगों को अपने पास डेटर्स मेथड को फॉलो करते हुए अपने यहां पर पहले उसे तैयार करना पड़ता है। फिर एक और नोट लिखें, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज मिसिंग, कॉमा, एनी आइटम relating to cash is missing, prepare stock account and cash accounts। आपको ये भी अपने पास बनाने पड़ेंगे। अगर स्टॉक मिसिंग है तो स्टॉक के लिए क्या बनाना पड़ेगा आपको, स्टॉक अकाउंट, और कैश मिसिंग है तो क्या बनाना पड़ेगा आपको, कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा अपने पास। फिर नोट्स, branch account is prepared by, branch account is prepared by head office। ये हेड ऑफिस बनाता है, ब्रांच कुछ भी नहीं करती। ब्रांच तो कुछ किताबें में लगती है, इसलिए हम लोग अपने पास जो काम करते हैं वो लोग क्या करते हैं, केवल और केवल हेड ऑफिस से तैयार करता है अपने पास। आइए मेरे साथ साथ जरा फटाफट से हम एक क्वेश्चन छोटा सा स्टार्ट करेंगे और उस क्वेश्चन के जरिए आपको इन बातों को डिस्कस कराएंगे। मेरे साथ साथ चलेंगे। मैं आपको अपनी पिछली क्लास की रिवीजन कराऊंगा, लेकिन सवाल के जरिए कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 151, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए, पेज नंबर 151, क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट से देखते हैं कौन सा बच्चा पहले आता है। क्वेश्चन नंबर 4, बॉम्बे ट्रेडिंग अकाउंट गुड स्ट्रीट्स दिल्ली ब्रांच एट कॉस्ट। वो कह रहे थे बॉम्बे ट्रेडिंग कंपनी है जो माल बेचती है एट इनवर्स ऑफ कॉस्ट टू ऑफिस। हेड ऑफ, बेटा ध्यान से सवाल को पढ़ना है, हम लोग पहले सवाल करने जा रहे हैं। तो कहीं पर भी आपको फॉर्मेट के जरिए काम नहीं कराना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप उसको स्ट्रिक्टली अपने अनुसार काम करें। अपने अनुसार मतलब जो बेसिक रूल्स है जो आपने इंडिपेंडेंट सीखे थे उनसे आंसर निकालें। कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, कुछ रखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ मेरे साथ साथ आपने समझना है इसको, जो हम इंडिपेंडेंट कर रहे थे। मैं इंडिपेंडेंट थी, इंडिपेंडेंट से फॉरेन ब्रांच है, इंडिपेंडेंट से हम डिपेंडेंट ब्रांचेस करने वाले हैं। इसलिए मैं आपको इसका फॉर्मेट लिखा है। फॉर्मेट बेटे सीधी बात आप समझो,
पहले फॉरेस्ट लिखाऊं, उसके बाद फॉरेस्ट के ऊपर वेट्स, मैं 2 क्वेश्चन भी आपको करा दूं बिना समझाए तो फिर आपको कुछ समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ आएगा। लेकिन आप उसको रीड करने का प्रयास करना कि ये क्यों बनाया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो मैं अपने पास क्वेश्चन के जरिए रीड करके दिखाऊंगा आपको। तो रीड करना थोड़ा सा आपको लंबा लग सकता है, लेकिन फिर बेहतर आप लोगों के लिए कि आप उसको लॉजिकली रीड करते हुए काम करें। Bombay Trading Company realized goods to its Delhi branch at cost. Head office paid all expenses. Demand में मान लीजिए, head office paid all expenses from its bank account except petty cash expenses which are left by the branch. तो head office जो है वो सारे के सारे खर्चे, वो क्या करता है जी, वो head office अपने सारे के सारे खर्चे पे करा देता है। ऑफिस कैसे पे करा देता है, वो पे कराता है फ्रॉम इट्स बैंक अकाउंट, और जो भी उसके पास पेटी एक्सपेंसेस है क्या वही ब्रांच पे करती है। फिर वो क्या कहता है, ऑल कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच वो बैंक जमा कराना और सेम डे टू बी क्रेडिट है, वो सारा का सारा पैसा जमा कराता है। Following this series of transactions entered into a branch during the year ended 31st of December 2002। ये हमारी ट्रांजेक्शंस की समरी है। बेटा सबसे पहली बात तो ये सवाल इंडिपेंडेंट का पता कैसे चल रहा है, डिपेंडेंट का पता कैसे चल रहा है, क्योंकि इसका ट्रायलेंस हो गया, क्योंकि ट्रायल यानी कि आपके पास उस ब्रांच में कुछ बना नहीं रखा। अगर ट्रायल होता हम तो कहते हैं ठीक है इंडिपेंडेंट है, इस समय इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन कुछ दिक्कत की बात नहीं है। स्टॉक ओपनिंग बैलेंस, डेटा ओपनिंग बैलेंस, पेटी कैश ओपनिंग बैलेंस, गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस 26,000, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 1,000, बैड डेट 600, गुड्स रिटर्न टू कस्टमर्स 500, सैलरी वेजेस 6,200, रेंट एंट्रेस 1,200, कैश सेल 17,500, क्रेडिट सेल 18,400, सैलरी एक्सपेंसेस 800, कैश यूजिंग डेटर्स 18,500, स्टॉक क्लोजिंग, डेटर्स क्लोजिंग, पेटी कैश क्लोजिंग, अलाउंसेस टू कस्टमर्स 200, डिस्काउंट टू कस्टमर्स 1,400। उसने बड़े सारे आपको बैलेंसेस बता रखे हैं। ब्रांच अकाउंट एज पर बैलेंस मेथड्स, बी पॉइंट्स, मेमोरेंडम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अप्रूव्ड रिजल्ट्स एज डिस्क्लोज्ड बाय द ब्रांच, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, डायरेक्टिंग स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। मेरा स्टॉक हमें कला में रखा, लेकिन पर देखते हैं खाते से कह रहे हैं, हम सब खाते आपको बनाकर दिखा देंगे अपने पास, कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे साथ साथ चलना बेटा, कोई भी टेंशन नहीं, आराम घोषणा इसके अंदर। आप लोग पहले सवाल पढ़ने जा रहे हैं डिपेंडेंट का, कि डिपेंडेंट कैसे कैसे ब्रांचेज होती हैं। बिल्कुल सिंपल, हाँ जी बिल्कुल ध्यान से सब बच्चे ये दिमाग में फोटो बनाकर चलेंगे। ये है हेड ऑफिस और ये है ब्रांच। ब्रांच के ऊपर किताबें नहीं लिखी जाती, हेड ऑफिस के यहाँ किताबें रखी जाती हैं। और उसमें जो काम है वो समझ लीजिए कैसे। वो कह रहे हैं बॉम्बे ट्रेडिंग कंपनी ब्रांच कॉस्ट। वो कहता है जी ये हेड ऑफिस ब्रांच को माल देता है, किस पर देता है, एट कॉस्ट। चलो ठीक है, और वो क्या कह रहे हैं, हेड ऑफिस पेड ऑल ब्रांच एक्सपेंसेस, सारे के सारे ब्रांच एक्सपेंसेस जो है, ब्रांच एक्सपेंसेस कौन पे करता है, हेड ऑफिस पे करता है। लिखा है, हम कुछ भी नहीं कर सकते एक्सेप्ट पेटी एक्सपेंसेस ब्रांच। पेटी एक्सपेंसेस ये पे करता है, बेटे ये पढ़ना जरूरी है कौन क्या पे करता है, क्योंकि मुझे बाद में रिसर्च लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और कैश कलेक्टेड बाय
इस बार बैंक अकाउंट जो भी यहाँ कैश कलेक्शन होती है, जो भी यहाँ कैश कलेक्टेड होता है, वो तुरंत इन्हें रेमिट कर दिया जाता है। रेमिटेंसेज, एक बच्चे ने पूछा भी था, रेमिटेंसेज का मतलब होता है जो कैश सेंट है, जो ब्रांच ने कैश भेजा है, वो कहते हैं तुरंत सारे के सारे पैसे हम हेड ऑफिस को दे देते हैं। और ये मैंने आपको ट्रांजेक्शन दे रखी है और उसने प्रॉफिट मांगा है मुझसे। बेटा हम कौन से मेथड से प्रॉफिट निकालेंगे? हम अपने पास डेटर्स मेथड से प्रॉफिट निकालेंगे। आइए मेरे साथ साथ डेटर्स मेथड के अंदर क्या क्या काम करना पड़ता है? हमें बनाना पड़ता है ब्रांच अकाउंट्स। ब्रांच अकाउंट्स ये क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट है। डेटर्स मेथड से आंसर निकालिए। तो मैं आंसर निकाल कर दिखा रहा हूं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। डेटर्स मेथड से प्रॉफिट निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? डी इनकॉर्पोरेशन। ब्रांच असल में ये ब्रांच किताबों में लिखती है, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो किताबें लिखते हैं ना, सारे के पहले भी हम इसे अपने सारे सामान पहले फिर सारे बैंकन को इनकॉर्पोरेट करवाएंगे। बस यही हमारा बेसिक प्रोसेस है। तो यहां पर हम लिख रहे हैं टू ओपनिंग बैलेंसेज, जो जो चीजें हमें उसको ट्रांसफर करें। तो फटाफट से पढ़ें। ओपनिंग स्टॉक कितना का था? ओपनिंग स्टॉक था 7,000। मतलब जिन बच्चों ने रिटर्न से रट रखा है उन्हें थोड़ी सी तकलीफ होगी। और कहीं सीधी सीधी बात है, फिर आप फटाफट से ओपनिंग बैलेंस लिखो। साइड में क्या धीरे धीरे हलाल कर रहे हो, झटका दो फटाफट से। बेटा मैं आपको इसी तरह से लेकर चलूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना, अच्छी बनेगी और कोई परेशानी होने को जल्दी नहीं। क्या हमें पता चला 2 साल फालतू की लेकिन सारा कुछ हो गया, कोई फायदा नहीं इसका। इसलिए हमारे साथ साथ चलना और कहीं ना कहीं घटना रहना है, बीकॉम से आगे कुछ चलना है, ठीक है ना। साइंस एक्सटेंशन में फिर से जिन्होंने व्हाइट शर्ट पहन रखी है बड़े प्रसन्नचित है, लेकिन वो साथ नहीं कर रहे। अच्छा, स्टॉक 7,000 और डेटर्स का बैलेंस कितना का है? डेटर्स का बैलेंस है 12,600। मतलब जो कुछ भी उसके एसेट्स है वो सब के सब उसे हो जाएगा। पेटी कैश 200। हमने ओपनिंग बैलेंसेज में 3 चीजें भेजी। बेटा ये आपके पास पता क्या है? नजदीक चले जाए उसके। ये है डी इनकॉर्पोरेशन मतलब हमने इतना सामान ब्रांच को वापस कर दिया इस साल के पहले है 19,800। सर कोई लायबिलिटीज भी थी? कोई लायबिलिटीज नहीं थी। हाँ आइए इसको नजदीक चले जाए इसके नेपाल। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? स्टॉक लिख दिया, डेटर लिख दिया। गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस नहीं, गुड्स सेंट 26,000। बेटा 1 मिनट के लिए असल परेशानी की बीकॉम की हटी बातें ज्यादा परिपक्व हो गई और दिमाग में ऐसे घटनाएं मैं ऐसे कह रहा हूं गुड्स सेंट टू आप अगर ध्यान से सोचें तो इसका आंसर है इधर गुड्स सेंट हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा? हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा? ब्रांच अकाउंट टू गुड सेंट यही करेगा ना। तो नहीं करता था वो ब्रांच अकाउंट टू गुड सेंट, इसको ब्रांच में क्या करेंगे? डेबिट टू गुड सेंट है टू गुड सेंट। ये हमने अपने पास यहां लिख दिया 26,000। तो जो पता नहीं चला उसकी एंट्री सोचा कि इसकी एंट्री इंडिपेंडेंट क्या है? बेटा ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट का ही है, बस फिर इतने ब्रांच की तरह नहीं चाहिए, बाकी सारे बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। गुड्स अकाउंट ऑफिस हमारे पास गुड्स आए, ब्रांच के पास गुड्स आए, लोग आते सर हमारे पास गुड्स आए, मेरे पास गुड्स आए, तो मैं क्या आंसर डालूंगा? मैं क्या आंसर डालूंगा? मैं लिखूंगा गुड्स रिसीव्ड अकाउंट टू ब्रांच। तो ब्रांच में क्या लिखूंगा? बाय गुड्स रिसीव्ड। कितने गुड्स रिटर्न करा रखे हैं हमने रिटर्न करा रखे हैं ₹1,000। हाँ जी, एक मिनट क्या कह रहे हो? हाँ, सभी कोऑर्डिनेटर्स सेल्स के अंदर री लॉगिन कर लें एक बार। सभी कोऑर्डिनेटर्स सेल्स के अंदर सेल्स चालू हुआ है, वो एक बार री लॉगिन कर लें, दोबारा से लॉगिन कर लें। अच्छा, अब मेरे साथ साथ और आगे सोचते हैं इसके बाद अगले आइटम। यहां तक तो हम लिख चुके हैं। अगले आइटम कौन सी आ रही है? फिर हमारे पास अगले पेज पर है कैश सेल्स 17,500, क्रेडिट सेल्स 18,400।
हाँ जी बेटे, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल दे रखी है बेटा। ब्रांच के ऊपर कैश सेल्स है, ब्रांच के ऊपर क्रेडिट सेल्स है, इसकी एंट्री हम क्या करेंगे? हम पहले एंट्री करेंगे। ब्रांच क्या सेल, उसका हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ, कैश सेल्स होंगे तो वो कैश सेल्स उसको रेमिटेंस की एंट्री करेंगे। हम कहेंगे बाय रेमिटेंसेस कैश सेल्स। कैश सेल्स कितने की रेमिट हुई है? कैश सेल्स हुई है, कैश सेल्स 17,500 की। बेटा सोचो, और अगर सोचोगे तो सोचने से बढ़ सकता है। क्रेडिट सेल्स की एंट्री इसमें कुछ नहीं होगी। क्रेडिट सेल की एंट्री ब्रांच ने करनी थी, ब्रांच ने कर दी होगी। आगे एनालिसिस टू कस्टमर, सब बच्चे सोचे एनालिसिस टू कस्टमर्स, यानी कस्टमर को एनालिसिस ब्रांच में दी, हमने पहले दी है, हम एंट्री करेंगे। नो एंट्री, क्योंकि इसकी एंट्री ब्रांच को करनी है, हेड ऑफिस को कोई एंट्री नहीं करनी है इसके लिए। फिर उसके बाद डिस्काउंट टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को डिस्काउंट दिया। अलाउंस और डिस्काउंट असल में एक होता है डिस्काउंट जो हम खुद देते हैं, होता है अलाउंस जो हम मानते हैं, है दोनों डिस्काउंट। इसका मतलब दोनों का क्योंकि ब्रांच अलाउंस दे रही है, ब्रांच डिस्काउंट दे रही है, हेड ऑफिस कुछ भी नहीं करेगा इसके अंदर। पिछले पेज पर बैंक डेट्स, बैंक डेट्स ब्रांच क्या करो रहे हैं, मैं कुछ नहीं करूंगा। गुड कस्टमर, सेल्स रिटर्न हो रही है हमेशा। सेल्स रिटर्न किसकी होगी? क्रेडिट सेल्स की होगी। हमें करना है कुछ नहीं बेटा। फिर सोचिए तेजी के साथ कि ब्रांच के ऊपर सेल्स रिटर्न हो रही है, हेड ऑफिस क्या डालेगा? अच्छी तरह से समझिए, और हेड ऑफिस के चार्टेड अकाउंटेंट है, ब्रांच के ऊपर कुछ भी नहीं, ब्रांच के ऊपर कुछ भी नहीं। अगर सोचिए जो मेरी संबंधित एंट्री है वह डालेंगे, जो आप हेड ऑफिस हो सिर्फ अपनी एंट्री डालेंगे कि हमारे साथ क्या क्या एंट्रीज, सिर्फ अपनी एंट्रीज। जैसे उसने कैश सेल्स करी तो कैश सेल्स की एंट्री नहीं होती है, लेकिन कैश सेल्स उन्होंने उठाकर भेज दिया तो हमारे पास पैसे आएंगे। एंट्री क्या है? कैश अकाउंट टू ब्रांच, इसको भेज तो ब्रांच अकाउंट भेज देगा बाय कैश सेल्स। यह कोई भी एंट्री जो वो कहेंगे सब कहानियां, वो किसी काम का होता है हमारे पास। मतलब होता है कच्चा, कच्चा मतलब जो हमारे पास चलाना होता है, लेकिन ऐसा बनाना पड़ता है। मैं भी बताऊंगा मेमोरेंडम बनाऊंगा तो दोबारा डिस्कस करूंगा मेमोरेंडम क्या चीज है। अब हमारे साथ और देखते हैं हम कहां तक पहुंच चुके थे। सैलरी वेजेस, बेटा इसके ऊपर सैलरी वेजेस है, इसने सैलरी एंड वेजेस का खर्चा किया। अगर ब्रांच के सैलरी वेजेस का खर्चा होता है तो हेड ऑफिस की एंट्री करेगा, कुछ भी नहीं। लेकिन सवाल लिखा था कि ब्रांच का पैसा, खर्चों का पैसा हेड ऑफिस से भेजा, तो इसकी एंट्री तो करनी पड़ेगी। और ध्यान दें मैं एंट्री इसकी नहीं डाल रहा, सैलरी वेजेस की मैं एंट्री डाल रहा हूं कि हेड ऑफिस में जो सैलरी का पैसा भेजे तो हेड ऑफिस में क्या एंट्री डालेगी? हेड ऑफिस में पैसे भेजे होंगे तो क्या एंट्री डालेंगे बताओ। अगर हम पैसे भेज रहे हैं, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, और ये लिख दिया हमने सैलरी एंड वेजेस। उसके लिए हमने पैसे भेजे, कितने पैसे भेजे सैलरी एंड वेजेस के लिए? हमने भेजे 6,200 रुपए। इतना ही नहीं, उसके और भी जो खर्चे हैं रेंट एंड रेट्स के 1,200 रुपए के, वो भी हमने भेजे 1,200 रुपए। फिर उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए 800 रुपए, ये भी हमने भेजे। सन्ड्री एक्सपेंसेस 800 रुपए, ये सब पैसे हमें भेज रहे हैं अपने पास। कैश रिसीव फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स 28,500, डेटर से कैश मिला। भाई ब्रांच में पैसा लिया, हेड ऑफिस क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। वो तो पैसे भेजने की एंट्री होगी, कलेक्शन की कोई एंट्री होगी। उन्होंने कलेक्शन की तो कोई एंट्री नहीं, लेकिन वो पैसे भेजा तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, या आ गया कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, रेमिटेंस हो गई। 28,500, ये कैश ऑब्लिक बैंक, ये लीजिए कैश ऑब्लिक बैंक। चंडीगढ़ वाले कह रहे हैं इसे बैंक कर दीजिए। वाई रीजन
गुड्स रिटर्न कहाँ लिखा है? गुड्स बेटे जो माल वापसी है वो रिटर्न है, जो यहां से गया वो सेंट है। यहां हम हेड ऑफिस के ना, तो हम लोगों ने भेजा तो सेंट, वापिस आया तो रिटर्न, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास और क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। अब ये इनकॉर्पोरेशन की बातें शुरू हो गई बाय, क्योंकि ट्रांजेक्शन तो थी नहीं, ट्रांजेक्शन तो सिर्फ यही थी बाय। क्लोजिंग बैलेंसेस, डेटर्स 9,800, पेटी कैश 100। सर पेटी कैश पहले कितने का था? 200 का था, अब कितना हो गया? अब हो गया 100। तो बेटा मैंने पेटी कैश ब्रांच में पे किया तो नहीं डाली, कुछ भी नहीं। इसलिए बेटा फिर से लक्ष्मी वाले बच्चे हमारे पास अगर इन्होंने पेटी कैश पे किया तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं उसमें कोई लेना नहीं है। एक्सपेंसेस ऑफ पे थ्रू बैंक ये सब मैं कैश हटा देता हूं, क्योंकि ये कोई मुद्दा नहीं था, 3 बार बोल चुके इस बारे में, बड़ा मुद्दा हमने। अच्छा, फिर उसके बाद और क्या चीज है? बस, और इसके अलावा कुछ नहीं है हमारे सामने, और कुछ नहीं। तो हम अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 9400, और ये हमारा टोटल आ रहा है 8200, और रेमिटेंसेस तो मैंने पहली बार लिखी हुई है, इसका टोटल ग्रॉस बाद में लगा लेंगे, और हमारा बस ये आपका प्रॉफिट आ गया 9400। बेटा फिर से मैंने सबसे पहले पार्ट पर क्या करा है? डी इनकॉर्पोरेशन। फिर मैंने उन एंट्रीज को जनरलाइज किया है, मैंने उन एंट्रीज को जनरलाइज किया है जो कि हेड ऑफिस जनरलाइज करता है फॉर ब्रांच। यानी ब्रांच से लेकर कोई पैसा भेजना उसकी एंट्री डाली है। लास्ट के लिए मैंने क्या किया है? इनकॉर्पोरेशन की है। इसका मतलब ये हमारा बेसिक प्रोसेस है, और मैंने अपने इनकॉर्पोरेशन के अंदर, जो मैंने इनकॉर्पोरेशन की है, मैंने इसकी इनकॉर्पोरेशन के अंदर किसे इनकॉर्पोरेट नहीं किया? प्रॉफिट को। वो अपना पाया है बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि मैंने प्रॉफिट को इनकॉर्पोरेट नहीं किया, तो हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस को बैलेंसिंग फिगर के रूप में निकाला है। अब हम सर अच्छे पिछले साल की बात कर रहे हैं कि सब कमीशन जो है क्या उसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा सकते थे? हाँ बिल्कुल दिखा सकते थे बेटे, इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं है, ठीक है ना। अब इस सवाल के अंदर और भी इसमें कुछ बातें मांगी है, अब वो बातें मांगी है तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि सवाल तो खत्म हो गया, लेकिन वो मांग रहा है, वो हमसे कुछ खाते मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बच्चों ऐसा करना, इसके अंदर ब्रांच का कई खाते मांगे, ब्रांच का ट्रेडिंग काउंट, ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बनाना, फिर इसके बाद ब्रांच का स्टॉक काउंट, ब्रांच का प्रॉफिट लॉस काउंट, ब्रांच का डेटर काउंट, ब्रांच का एक्सपेंस अकाउंट बनाना। तो हम तो कई खाते मांगे, अब हम वो खाते बनाना शुरू कर देते हैं। जो से उसने खाते मांगे हैं, मैं उन खातों को बना रहा हूं। उसने खाता मांगा ब्रांच का स्टॉक अकाउंट, ब्रांच का डेटर्स अकाउंट, और फिर उसने और भी मांगा है ब्रांच का एक्सपेंसिव अकाउंट, ब्रांच का एक्सपेंसिव अकाउंट, ये उसने सब खाते मांगे। अच्छा, और उसने क्या मांगा है? उसने आपसे ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस मांगा है, कह रहा जी ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर दिखाओ। ये उसने सी पॉइंट पर मांगी है सब बातें, सी पॉइंट पर। एमडी का सैलरी का सेक्शन 198 है। विशाल जी मैंने पहले बताया आपकी क्वेरी का जवाब किसी सवाल के जरिए निकल सकता है। आपने अगर सवाल उस वक्त पूछा होता ना जब हमने क्वेश्चन किए थे, तो मैं तब आपको बेहतर बता सकता था। अब आप बाद में पूछ लीजिएगा मुझसे। बी पॉइंट पर उसने आगे मांगा हमसे कुछ, उसने मांगा है कि ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मांगा उसने। बस ये तो क्वेश्चन के अंदर उसने बी पॉइंट पर ये मांगा है आपसे, और सी पॉइंट पर उसने आपसे ये मांग रखा है। बेटा ये
सभी मेमोरेंडम है, ये सभी मेमोरेंडम है, सभी मेमोरेंडम है मतलब क्योंकि इनमें से एक भी अकाउंट ब्रांच वाला बना नहीं सकता, क्योंकि ब्रांच के पास ट्रायल नहीं है। इसका मतलब ब्रांच के पास ट्रायल ही नहीं है। अगर ब्रांच के पास ट्रायल है तो ये सब के सब खाते रहेंगे किससे? जुगाड़ के साथ। जुगाड़ मतलब हम इसको अपने हिसाब से बनाएंगे। ब्रांच के पास कोई भी ट्रायल नहीं है, मैं इसके ब्रांच के भीतर जाऊंगा और ब्रांच के मुताबिक इसका आंसर निकाल दूंगा। हालांकि इसके अंदर सवाल के अंदर कहीं पर भी उसने मांगनी चाहिए चीजें उसको, लेकिन उसने आप सबसे मांग लिया तो ब्रांच तो हम बनाती नहीं है, लेकिन हम ब्रांच के यहां जाकर बना रहे हैं। मेमोरेंडम इसीलिए इसका नाम है क्योंकि आपका ब्रांच के लिए बनाया जा रहा है। अच्छा, अब फटाफट से यहां पर अब अपने पास जितनी भी चीजें थी इन सबको पढ़ते हैं, तो मैं अपने पास इन सबको बनाकर दिखाता हूं। और जब इन सबको बनाऊंगा तो कैसे कैसे बनाऊंगा? पहले अपने पास आप कोई भी चीज बना लीजिए, पहले बी पॉइंट को पूरा कर लीजिए, जो बी पॉइंट था फिर उसके बाद सी पॉइंट पर आते हैं। पहले केवल ये बनाना आपने। अब आप देखो हंस की तरह चार्टेड अकाउंटर है, हंस में क्वालिटी होती है, हंस कूड़े में से भी मोती चुग लेता है। आपको पता है हंस में क्वालिटी होती है, तो मैं आपको बोल रहा हूं हंस की तरह। और जो आपसे मांगा वो बनाकर दिखाओ। उसने आपसे मांगा क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले मेरे साथ साथ और मुझे बताइए क्या क्या करना है। ओपनिंग स्टॉक 7,000, ओपनिंग स्टॉक नजदीक चले जाना 7,000। गुरुवार कह रहे हम सफेद होते हैं, आप भी सफेद है। अच्छा, अब डेटर्स आपको नहीं लिखना है, पेटी कैश आपको यहां पर नहीं लिखना है। गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस, नो जी, गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस। बराबर ब्रांच के यहां पर आकर जाकर काम कर रहे हो तो ये लोग क्या है कि ट्रायल में है। हमारा इसके साथ ट्रायल के साथ कोई भी नहीं है। ये तो हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस अलग बनाया। क्वेश्चन में 2 अलग प्रॉफिट एंड लॉस है। 50 से बच्चों ने पूछा ये अलग है, 50 4 तो प्रॉफिट लॉस थोड़ा सा अलग हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना? हाँ जी, और फटाफट से अपने पास सोचना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक रख दिया 7,000, 26,000 और देखिए क्या है, गुड्स रिटर्न 1,000, 12 गुड्स रिटर्न 1,000। फिर उसके बाद बैड डेट कितने के हैं? 600 रुपए। और इसके अलावा गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स, इसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न्स। तो सेल्स रिटर्न को भी सेल्स में से मैं माइनस करके दिखा दूंगा। सैलरी एंड वेजेस 6,200। फिर उसके बाद रेंट एंड रेट्स ये है 1,200 रुपए। फिर उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस 800 रुपए, सन्ड्री एक्सपेंसेस 800 रुपए। फिर उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये आपको यहां लिखना नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक 6,500, बाय क्लोजिंग स्टॉक 6,500। फिर उसके डेटर्स आपको लिखना नहीं। पेटी एक्सपेंसेस कितने के हैं? पेटी एक्सपेंसेस है 100 रुपए के। पेटी एक्सपेंसेस 100 रुपए। वीडियो नॉट क्लियर, अरे भाई एक बार चेक कराना वीडियो में क्या दिक्कत आ रही है। बच्चे कह रहे हैं जी पिक्चर नॉट क्लियर। सिरसा, लक्ष्मी नगर, IM में 3 जगह से मैसेज आया हुआ। हाँ जी, इसके बाद फिर हमारे पास क्या चीज आ रही है? स्टॉक भी लिख दिया, डेटर भी लिख दिया, पेटी कैश भी लिख दिया, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। तो सेल्स को आप लिखेंगे यहां पर बाय सेल्स। मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बना आपके यहां खर्चे हैं, सारे खर्चे बाकी प्रॉफिट्स। इसका मतलब हमारे पास यहां पर आप नजदीक चले जाओ ना। आप इसको क्यों नहीं नजदीक करते? इसके अंदर जब बाकी दिखा नहीं रहे तो आप क्यों इसको ऐसा कर रहे हैं? प्रीतम को ऐसे ये दिक्कत आ रही है।
सन्ड्री एक्सपेंसेस और पेड एक्सपेंसेस शिवा दोनों अलग है। सन्ड्री एक्सपेंस 800 रुपए के, पेड एक्सपेंस तो आपने 200 रुपए के पे कर रखे हैं। अच्छा, और सेल्स की बात करो जरा, सेल्स कितने की है? सेल्स है 17,500 28,400, 17,500 प्लस 28,500 17,400 जमा 28,400। इसमें से सेल्स रिटर्न भी है। सेल्स रिटर्न कितने की थी? रिटर्न गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स -500, तो आपके यहां पर 45,400 की सेल्स है। 45,400 की सेल्स है, ये हमने बना दी। सुकृति हमने बात मान ली आपकी, चिंता मत करो। अच्छा, और बताओ और क्या चीज आ रही है? यहां तक तुम आ चुके थे। डिस्काउंट्स टू कस्टमर्स और अलाउंसेस टू कस्टमर्स, यहां लिखिए टू अलाउंसेस और टू डिस्काउंट्स। सारे के सारे खर्चे यहां पर 200 और 1400, 200 और 1400। जो प्रॉफिट में जा रहा है तो मेमोरेंडम मतलब आप सीधा सीधा प्रॉफिट सोच सकते हो, उसमें नफा नुकसान देखना आपने, और तो कोई चीज है नहीं। तो मेरे साथ साथ आपने जीपी निकालिए। जीपी है 19,900 और नेट प्रॉफिट वही आना चाहिए 9,400। एक बार चेक कर लीजिएगा, 9,400 45,900। सेल्स रिटर्न है बेटे, यहाँ पर 500 रुपए की सेल्स रिटर्न है, इसलिए सेल्स रिटर्न को माइनस करना पड़ेगा। इसमें सेल्स रिटर्न भी थी 500 रुपए की, हमने वो माइनस कर रखी है। किरण छुट्टी पे चल रहा है। यहां जब मैंने इसे बढ़ाया, सबसे ये ध्यान देंगे, तो मैंने इसमें कोई नियम नहीं लगाया कि वो किसकी चार्ज है। हमने सिर्फ ये कहा कि अकाउंट बना रहे हैं, इट्स ए सिंपल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैचिंग का प्रॉफिट एंड लॉस निकालो, तो उसकी इनकम से खर्चों का होता है, उसकी आमदनी में ये मैंने अपने पास यही अप्रोच लगाई। क्योंकि ये किसी की बुक्स में काम नहीं कर रहा, इसीलिए इसका नाम मेमोरेंडम होता है। ये किसी एक व्यक्ति किताब में नहीं है, ये मेमोरेंडम इसीलिए कहलाता है। ये भी तरीका था। इसमें हमने क्या किया था, यहां हमने खर्चे में नहीं रखे, यहां हमने इन कॉर्पोरेशन से प्रॉफिट निकाला था। यहां अपने पास इन कॉर्पोरेशन की थी, इससे प्रॉफिट निकाला था, जबकि यहां पर हमने लॉजिक के साथ सोचकर आंसर निकाला है। अब ये मेरा सवाल में कुछ बचता है, वो कहता है जी ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, ब्रांच पेमेंट को बनाकर दिखाओ। तो मेरे साथ साथ आप जरा इन सब चीजों को भी तैयार करें, क्योंकि सवाल इसमें आपसे नहीं रखे। हम स्टॉक अकाउंट, सबसे पहले तो स्टॉक अकाउंट की बात करेंगे। स्टॉक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 7,000। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ये हमारे स्टॉक अकाउंट जो पहले बनाते थे, इंडिपेंडेंट स्टॉक अकाउंट हमेशा स्टॉक मशीन में तब बनाते थे, वही स्टॉक अकाउंट है ये। डेटर्स अकाउंट 12,600, डेटर्स अकाउंट का बैलेंस भी थी 12,600। प्रति का सिस्टम नहीं आपसे। गुड्स सेंट फ्रॉम ब्रांच, लो जी गुड्स सेंट, यहां से गुड्स सेंट की हमने 26,000, जैसे इंडिपेंडेंट आप लिखते थे। गुड्स रिटर्न बाय गुड्स रिटर्न, कितने गुड्स रिटर्न है? 1,000 के गुड्स रिटर्न है। फिर उसके बाद और क्या चीज है? बैड डेट्स। बैड डेट्स कहां पर आएंगे? यहां पर बैड डेट्स। बैड डेट्स है 1,600 रुपए। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स, ये तो सेल्स रिटर्न है बेटा। सेल्स रिटर्न को हमेशा कसम खा लो, सेल्स रिटर्न। बेटा मैं ये क्वेश्चन करा के रुकता हूँ कि वीडियो कॉल में आ रही है, उसको पहले देखते हैं, पर ये क्वेश्चन पूरा हुआ फिर मैं आपको देखता हूँ कुछ देर के लिए, पहले अपना वीडियो चेक कर लेंगे लोग, लेकिन ये सवाल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो गुड्स रिटर्न, जब भी सेल्स रिटर्न आएगी आप सेल्स में से घटा चलेंगे। अच्छा, गुड्स रिटर्न कस्टमर सेल्स में से घटाने, इसलिए आपको भी दिखना नहीं। सैलरी एंड वेजेस, तो बैंक हमने सैलरी एंड वेजेस पे कर रखे हैं। कितने के पे कर रखे हैं? 6,200 के, और हमने रेंट एंड रेट्स भी पे कर रखे हैं 1,200 रुपए के। फिर उसके बाद और हमने क्या पे कर रखे हैं? हमने सन्ड्री एक्सपेंसेस भी पे कर रखे हैं।
सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने के थे? 800 रुपए। और डेटर से पैसा मिला बाय कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड कितने का है? कैश रिसीव्ड है 28,500। नेकपाल दीपक को बुलाओ एक बार। फिर उसके बाद अलाउंसेस टू कस्टमर्स, इधर आओ यार। देखो इसमें मेरी क्वेरीज कम और तुम्हारी समस्याएं ज्यादा आ रही है। वीडियो प्रॉब्लम में आ रही है, पिक्चर प्रॉब्लम, वीडियो नॉट क्लियर। ठीक है सर, वीएलसी प्लेयर बंद हो जाता है चलते चलते, जिटर की प्रॉब्लम आ रही है। वो तो क्वेश्चन कराना भारी हो रहा है। तो नहीं तो काम करते हैं, पहले ब्रेक लगाते हैं, तब तक ये ठीक कर लेते हैं। तो हमारा ब्रेक का टाइम वैसे होने वाला है, तो पहले 15 मिनट का ब्रेक लगाइए, तब तक ये ठीक कर लेते हैं अपनी समस्या को। एक बार उसको ऑफ करो सिस्टम।
हाँ जी बेटे, हमारे पास ये मैंने इन द मेन टाइम आंसर जब ब्रेक था तो मैंने पूरा किया है। आप एक बार प्लीज इसको चेक कर लीजिए। ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया मैंने, नजदीक चलेगा इसके। ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंट, गुड्स रिटर्न, सेल्स, सेल्स के अंदर आपने अपने पास माइनस कर रखा है। किसको माइनस कर रखा है आपने? सेल्स में से जो आपका रिटर्न्स थी। क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट 19,900। फिर उसके बाद ये प्रॉफिट क्यों आया है? क्योंकि आपने सेल्स को इनवॉइस प्राइस पर लिखा हुआ है, सेल्स प्राइस पर लिखा हुआ है, इसलिए आपके पास ये प्रॉफिट इधर आ गया। इस प्रॉफिट को एपरेंट सरप्लस के नाम से भी जाना जाता है। इसको कुछ लोग एपरेंट सरप्लस भी कहते हैं। एपरेंट सरप्लस आप हमेशा स्टॉक अकाउंट में ये कॉस्ट में लिखते थे, इसका प्रॉफिट है ये। इसका प्रॉफिट यहां पर अपने आप बैलेंस फिगर निकला है क्योंकि आप यहां पर उसे निकाल नहीं पा रहे थे। बाकी ये डेटर्स हैं और हमने सेल्स, बेटा सेल्स को हमेशा नेट करके लिखना है। आपने सेल्स रिटर्न घटा कर लिखना है। बैलेंस बीडी पर सेल्स थी, डेट्स पर कैश रिसीव, डिस्काउंट अलाउंस और बैलेंस सीडी अकाउंट अपने आप टैली हो रहा है। फिर उसके बाद ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, आप एक्सपेंसेस में से बैड डेट्स को, डिस्काउंट को, अलाउंसेस को इसमें डाल करके भी भेज सकते थे। हमने उसे डायरेक्टली ट्रांसफर कर रखा है। आप इन तीन एक्सपेंसेस को, बैड डेट्स को, डिस्काउंट को, अलाउंस को भी डाल सकते थे और फिर अपने पास आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाकर भेज सकते थे अपने पास। हमने सिर्फ अपने इन एक्सपेंसेस को डायरेक्टली डाल दिया, ये तीन एक्सपेंसेस को भेज दिया हमने प्रॉफिट एंड लॉस में। हमारा अप्रैल सरप्लस था 19,900 रुपए और ये हमारा प्रॉफिट आ रहा 9,400 रुपए। आप इसको फटाफट कंप्लीट कर ले, फिर उसके बाद मैं आगे चलता हूं। पहले इसे कंप्लीट कर ले। हम एक और सवाल करेंगे क्योंकि इसके में हमारा फ्लो टूटा है क्वेश्चन के अंदर। और जो एक क्वेश्चन और कर रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 154। पेज नंबर 154, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, पेज 154। दी अंपायर स्टोर, वो कहता है जी को जो अंपायर स्टोर है, इनवॉइसेस गुड्स टू द वेरियस ब्रांचेस एट कॉस्ट and branches sell on credit as well as for cash. For the following returns relating to bondholders, prepare necessary accounts in the end of the books. अब उसने कहा कि prepare necessary accounts, तो necessary मतलब अगर अकाउंट्स बनाना है और पता नहीं चला कौन सा, तो इट इज ऑलरेडी ब्रांच अकाउंट यानी स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। आप इसको एक बार जोर करके दिखा दीजिए निकपाल। हाँ जी, अब पढ़िए नमून का मेरे साथ साथ। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 26,200, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 31,100, कैश बैलेंस 1 जनवरी में 92 को 300 रुपए, स्टॉक का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। फिर उसके बाद गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, कैश रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, अलाउंसेस टू कस्टमर्स, returns from customers, discount allowed to customers, bad debts, remittances to head office, rent and rates, wages and salaries, general trade charges, normal and abnormal loss due to wastage and pilferage। उन्होंने आपको लॉसेस भी बता रखे हैं साथ में। तो हमें इसके लिए अपने पास पैसे क्या करना है, अपना अकाउंट्स बनाने हैं। तो हमें मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 9, वेन एवर क्वेश्चन इज साइलेंट, in dependent branches, comma, prepare branch accounts। ये आपको एक नोट लिख लेना है। जब भी सवाल साइलेंट है तो आपको अपने पास इसके मुताबिक काम करना है।
अनरियलाइज प्रॉफिट जो होता है बेटे, वो हमारा प्रॉफिट वो है जो अभी तक अर्न नहीं किया, क्योंकि वो प्रॉफिट स्टॉक में पड़ा होता है, इसलिए उसको स्टॉक रिजर्व भी कहा जाता है। क्योंकि जो प्रॉफिट कमाते नहीं है वो आप कहां पर रखते हैं? स्टॉक में रखते हैं। आइए जी, मेरे साथ साथ सब बच्चे ध्यान देंगे और मेरी मदद करेंगे जरा फटाफट से। हम लोगों को बनाना है जी ब्रांच अकाउंट। फिर से सबसे पहले क्या लिखना है? फिर से आपने क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है कि हमने यहां पर क्या क्या ओपनिंग के एसेट्स एंड लायबिलिटीज थे। ओपनिंग के एसेट्स क्या है, ओपनिंग के लायबिलिटीज क्या है, और फिर मुझे लिखनी है ट्रांजैक्शंस। और जो ट्रांजैक्शंस लिखनी है वो कौन सी लिखनी है? ट्रांजैक्शंस लिखनी है ऑफ ब्रांच विद हेड ऑफिस। आपने सिर्फ वही ट्रांजैक्शन लिखनी है जो ट्रांजैक्शन ब्रांच की हेड ऑफिस के साथ हुई है और कुछ नहीं। और फिर लिखना है अपने अपने पास क्लोजिंग के एसेट्स और क्लोजिंग की लायबिलिटीज, और हमारे इससे प्रॉफिट निकल कर आएगा। बेसिक अप्रोच वही है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या करना है आप लोगों ने। अब जरा फटाफट से मेरे साथ साथ चलिए। उन्होंने आपको डेटर्स का बैलेंस दिया हुआ है, सब चीजों का बैलेंस दिया हुआ है, तो मेरे साथ साथ जरा फटाफट से इन चीजों को प्लेस करते हुए चलते जाएं कि ये चीजें कैसे कैसे और कहां कहां जाएंगी। हाँ जी, सबसे पहले क्या रखेंगे जी? ओपनिंग डेटर्स। तो लिखे यहां पर टू ओपनिंग बैलेंस। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 26,200। फिर डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस क्लोजिंग डेटर्स। क्लोजिंग डेटर्स कितने के हैं? 31,100। फिर कैश बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस। कैश ओपनिंग कितना है? 300 रुपए। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है 15,000 और स्टॉक का बैलेंस है क्लोजिंग स्टॉक का 13,900। ये इनकॉर्पोरेशन है और ऊपर वाली डी इनकॉर्पोरेशन है। फिर उसके बाद हम कहां तक पहुंच गए थे? 15,000 13,900 तक। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 2। बेटा ब्रांच रिसीव करेगी तो हेड ऑफिस सेंड कर देगा ना। तो गुड्स रिसीव्ड कितना के हैं जी बेटा? 50,800। हमने 50,800 का बैलेंस लिखा है। बेटे आप, मैंने तो बड़ी देर तक उसे दिखाया, आप कह रहे हैं पिछला आंसर कॉपी नहीं किया हमने अभी तक। अब एक बार नेपाल वो सी पॉइंट फिर से दिखा दीजिए, 7 वाला है, नजदीक करके दिखा दो। हाँ जी, बाकी बच्चे ओवरली में डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। गुड्स रिसीव्ड लिख दिया 50,800। कैश रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। हेड ऑफिस से पैसा दिया, ब्रांच रिसीव कर रही है तो हेड ऑफिस पैसा भेजेगा। वही ट्रांजैक्शंस लिखनी है जो ट्रांजैक्शंस हेड ऑफिस और ब्रांच के दरमियान है, बाकी और कुछ नहीं। हमारे पास जो भी ट्रांजैक्शंस है हेड ऑफिस की और ब्रांच की, सिर्फ वही लिखनी है जोन सी ट्रांजैक्शंस हमारे पास हेड ऑफिस ब्रांच में है। गुड्स रिटर्न्ड टू हेड ऑफिस बाय गुड्स रिटर्न्ड टू हेड ऑफिस 700। फिर उसके बाद है कैश सेल्स। कैश सेल्स का तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास जो अमाउंट आ रहा है, जो कैश आ रहा है, वो रेमिट हो जाएगा बाय कैश सेंट या रेमिटेंसेस। तो ये सेल्स का पैसा भेजा हमने 33,500। फिर उसके बाद क्रेडिट सेल्स हमको यहां पर नहीं लिखना है। क्रेडिट सेल्स का इसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है। अलाउंसेस टू कस्टमर्स का भी हमारे साथ कोई कनेक्शन नहीं है। हम वही ट्रांजैक्शन देते हैं जो ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में है। तो क्रेडिट सेल्स हमारे बीच में नहीं है, अलाउंसेस टू कस्टमर्स हमारे बीच में नहीं है। रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से ब्रांच ने रिटर्न लिया, उसका भी हमारे साथ कोई मतलब नहीं है। डिस्काउंट टू कस्टमर्स का भी हमारे साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। बैड डेट्स का भी हमारे साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। रेमिटेंसेस टू हेड ऑफिस,
रेमिटेंसेस बेटे टोटल दे रखे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास अदर रेमिटेंसेस कितने होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही रेमिटेंसेस 33,500 के लिख दिए। टोटल रेमिटेंसेस दे रखे हैं मैंने 74,900, तो बाकी की रेमिटेंसेस को आप ढूंढेंगे। 74,900 माइनस 33,500 41,400। फिर उसके बाद रेंट एंड रेट्स, ये एज्यूम करते हैं कि हमने उसके लिए पैसे भेजे होंगे, ये मैंने लिख दिया। टू कैश सेंट फॉर एक्सपेंसेस, ये एज्यूम्ड है कि हमने पैसे भेजे होंगे। रेंट एंड रेट्स, तो कितने हो गए हैं रेंट एंड रेट्स के पैसे? 1800, ये भेजे होंगे। वेजेस एंड सैलरीज के लिए भी पैसे भेजे होंगे, हेड ऑफिस ने भेजे होंगे पैसे, ये वेजेस एंड सैलरीज 6,000। जनरल ट्रेड चार्जेस भी हमने भेजे होंगे, ये भेजे होंगे 1,300। नॉर्मल लॉस ब्रांच के यहां पर हो रहा है, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। एबनॉर्मल लॉस भी ब्रांच के यहां पर हो रहा है, उसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी, बिकॉज हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस लिखते हैं जोन सी ट्रांजैक्शंस किसके दरमियान होती है? हेड ऑफिस और ब्रांच के दरमियान होती है। मेरे पास यहां पर अभी क्या क्या चीज मिसिंग है? एक तो कैश का बैलेंस मिसिंग है इस सवाल के अंदर, कैश का बैलेंस सवाल में दिया हुआ नहीं है। बाकी सवाल में सब कुछ लिखा हुआ था, तो कैश का बैलेंस आपको ढूंढना पड़ेगा। हमें कैश का बैलेंस भी ढूंढना पड़ेगा और इसके अलावा डेटर्स अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि डेटर्स अकाउंट आपको हमेशा बनाना ही चाहिए, क्योंकि आपका ये कंट्रोल अकाउंट होता है। आइए मेरे साथ साथ बनाइए डेटर्स अकाउंट, मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट, और एक बनाने जा रहा हूं मैं मेमोरेंडम कैश अकाउंट। मेमोरेंडम इसलिए क्योंकि ये ब्रांच के लिए है, बना रहे हैं हम। हाँ जी, अब हम स्टार्ट करें। सबसे पहले डेटर्स का बैलेंस बीडी और सीडी। सर डेटर्स अकाउंट, क्योंकि बेटा नाम ही डेटर्स मेथड है, तो इसे आप हमेशा बनाएंगे। इसका मैंने आपको नोट भी लिखवाया कि इसे आप हमेशा बनाइए। और कैश क्यों बना रहे हैं? क्योंकि कैश आपके पास यहां पर मिसिंग है, इसलिए कैश को आपको ढूंढना पड़ेगा। फिर उसके बाद कैश बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस 300 रुपए। स्टॉक नहीं लिखना है, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस नहीं लिखना है, कैश रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, कैश रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस यहां लिख दिया हमने। कैश रिसीव्ड 1,500 रुपए। जो ब्रांच के पास कैश आ रहा 1,500 रुपए। गुड्स रिटर्न में लिखना कैश सेल्स भी कैश में आ गई। तो कैश सेल 33,500। इसके अलावा क्रेडिट सेल्स डेटर्स में चली जाएंगी। क्रेडिट सेल्स यहां पर लिखना टू क्रेडिट सेल्स। बेटा क्रेडिट सेल्स को हमेशा इनर कॉलम में लिखो, क्योंकि इसमें रिटर्न्स होती हैं, तो रिटर्न्स माइनस करनी पड़ती है हमको। नॉर्मल डेटर अकाउंट है बेटा, चूंकि मेमोरेंडम है इसलिए आप कहीं भी कोई एंट्री मत डालो। नॉर्मल अकाउंट्स है, बिना किसी कोई एंट्री के मेमोरेंडम है कि किसी के आप डेटा को बनाएंगे तो ऐसा ही होगा। अलाउंसेस टू कस्टमर्स 320 बाय अलाउंसेस 320। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर से रिटर्न 580, ये हमने सेल्स रिटर्न माइनस कर दी। पिलफरेज बेटा वैसे नॉर्मल लॉस होता है, लेकिन इन्होंने एबनॉर्मल लिखा है, कुछ ज्यादा बड़ी पिलफरेज हुई होगी। पिलफरेज होती है छोटी चोरी, असल में उन्होंने लिख दिया छोटी चोरी लेकिन एबनॉर्मल, मतलब वो थोड़ी ज्यादा बड़ी हुई होगी, इसलिए उसका नाम उन्होंने एबनॉर्मल कर दिया। फिर रिटर्न के बाद डिस्काउंट अलाउड बाय डिस्काउंट अलाउड 2,400 रुपए। बैड डेट्स बाय बैड डेट्स, कितने के बैड डेट्स है?
600 रुपए। फिर रेमिटेंसेस टू हेड ऑफिस, वो हमने रेमिटेंसेस भेज दी, रेमिटेंसेस टू हेड ऑफिस 74,900। रेमिटेंस वेजेस एंड सैलरीज और जमा ट्रेड चार्जेस, इसके लिए पैसे आए थे, ये खर्च भी कर दिया हमने। इसको यहां लिखने की आपको आवश्यकता है नहीं, आप फिर भी लिखना चाहें तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, टू कैश रिसीव्ड फॉर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के लिए आपने पैसा लिया, कितना पैसा लिया आपने, आइए ढूंढे जरा टोटल लगा इसका, हमने कितना पैसा लिया था इनके लिए, 1800 प्लस 6000 प्लस 1300, 9100, और ये हमने खर्च भी कर दिया बाय एक्सपेंसेस 9100। और हमारा नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस तो कहीं आना नहीं है। और हम देखते हैं कि हमारे पास कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितनी थी, बाय कैश कलेक्शन। तो कैश कलेक्शन देखिए 26,200 प्लस 59,420 माइनस 320 माइनस 2400 माइनस 600 माइनस 31,100, 51,200। मैं एक बार फिर टोटल लगा लूं, 26,200 प्लस 59,420 माइनस 320 माइनस 3,000 माइनस 31,100, 51,200। और यहां पर लिख दिया हमने अपने पास टू डेटर्स 51,200। तो मैं कैश का बैलेंस ढूंढ सकता हूं कि कैश का बैलेंस कितना है, 1800 प्लस 33,500 प्लस 9100 प्लस 51,200 माइनस 74,900 माइनस 9100, तो क्लोजिंग कैश है 11,600। क्या हुआ, कैश 11,600, 11,600 प्लस 13,900 प्लस 31,100 प्लस 41,400 प्लस 33,500 प्लस 700 माइनस 26,500 माइनस 15,000 माइनस 50,800 माइनस 50,800 के बाद 1,500 माइनस 9,100, प्रॉफिट 29,300, प्रॉफिट 29,300। क्रेडिट सेल्स वुड हैव बीन लायबिलिटीज फॉर ब्रांच फॉर दिस। कैसी कैसी बात करते हैं, क्रेडिट सेल्स लायबिलिटीज थोड़ी ना होती हैं, क्रेडिट सेल्स जो होती है वो तो आमदनी होती है। सो व्हाई डिड वी इनकॉर्पोरेट, हमने इनकॉर्पोरेट तभी तो नहीं करी, क्रेडिट सेल को लायबिलिटी थोड़ी ना होती है। क्रेडिट सेल्स हमने उधार माल बेचा, डेटर्स होते हैं हमारे पास, और वो भी हमने डेटर्स को इनकॉर्पोरेट कर लिया, डेटर्स को इनकॉर्पोरेट कर लिया, सेल्स थोड़ा ना इनकॉर्पोरेट करेंगे। जिससे पैसे ले लिए वो आपका एसेट थोड़ा ना बनेगा। 51,200 मेरे पास आ रहा है टोटल। ये कौन सा 51,200 है, वो तो 51,200 ये है जो आप लोगों ने कैश रिसीव कर लिया, वो कैश में से आपने रिमिट कर दिया, बाकी क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है। थोड़ा उधर दिखा दीजिए ना एक बार। ये मुझे कैश मिला, उसमें से ये मैंने पैसे दे दिए, बाकी रखे हुए, इसका ना आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। ये क्रेडिट सेल से पैसे रिकवर कर रखे हैं ना हम लोगों ने। अच्छा,
क्योंकि बेटा थोड़ा सा फ्लो बनेगा अगर क्वेश्चन के अंदर। तो आइए मेरे साथ साथ जरा और हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस ही करते जाना, और तो कुछ काम है ही नहीं। आइए मेरे साथ साथ चलते जाइए, जरा फटाफट से देखिए कि कैसे कैसे आप लोग अपना आंसर निकालेंगे। हम और भी क्वेश्चंस अपने पास करेंगे। वाई सेल्स इज इंक्लूडेड इन स्टॉक काउंट। स्टॉक काउंट में बेटे सेल्स नहीं चाहिए होती है, मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए होती है, क्योंकि उस सवाल में थी नहीं, इसलिए सेल्स को लिखा था। तभी मेरे पास वहां पर प्रॉफिट निकल कर आ गया था। उस प्रॉफिट को आप लोग क्या बोलते हैं बाद में? एपरेंट सरप्लस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पेज 158। क्वेश्चन नंबर 14 पेज 158। X Limited Bombay started on 1st April 1998 has 2 branches in Kanpur and Lucknow। बेटा कहता है कि कोई कंपनी है X Limited, उसके बॉम्बे में ऑफिस है, उन्होंने 1/4/1998 को काम शुरू किया। उनकी 2 ब्रांचेज है, एक कानपुर में और एक लखनऊ में। All the goods sold at branches are received from head office इन्वेस्ट एट कॉस्ट प्लस 25%। नहीं समस्या है हमारे पास। अब वो कहता है कि गुड्स बेचते हैं वो लोग पर है, लोगों का वो कॉस्ट पर नहीं देना चाहता, और वो कहता है ये इन्वेस्ट प्राइस पर है। ध्यान रखना, हेड ऑफिस के जो भी काम कर रहे हैं कॉस्ट पे करोगे, और उसने आपको किस पर बेचना देना शुरू कर दिया? कॉस्ट प्लस 25% पर। फिर क्या कह रहा है? एक्सपेंसिव रिलेटिंग टू ब्रांचेज ऑफ पेड हेड ऑफिस। Each branch has its own sales ledger and sends weekly statements. All cash collections are related daily finances by the branches. The following particulars relating to the year ended 31st March 1999 have been extracted from the weekly statements sent by the branches. वो आपको यह जानकारी और दे रहा है दोनों ब्रांचेस के लिए, कानपुर के लिए भी और लखनऊ के लिए भी। उसमें क्या क्या लिखा है उन्होंने? क्रेडिट सेल्स 1,25,200। लखनऊ की भी उन्होंने आपको सेल्स दे दी है कि लखनऊ की सेल्स कितनी है, 1,10,000। कैश सेल्स 786,000 और 85,200। सेल्स रिटर्न, डेटर्स, रेंट एंड रेट्स, बैड डेट, सैलरी, जनरल एक्सपेंसेस, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, एडवर्टाइजमेंट, स्टॉक क्लोजिंग। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट एज दे हैव अपीयर्ड in the books of head office, showing profit and losses for the period, and trading and profit and loss account separately for each branch। वो कहता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है आपने, और उसके अलावा ब्रांच के जो नॉर्मल अकाउंट्स बनाने थे आपने वो तो बनाने आगे होते। आप प्रैक्टिस करें, अगर मैं प्रैक्टिस मोड पे हूं, इसमें प्रैक्टिस ही करवाने जा रहा हूं, तो आप जरा फटाफट से आप भी प्रैक्टिस करते हुए खुद सवाल करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, और उसने आपको 2 ब्रांचेस की बात करी है, तो आप दोनों ब्रांचेस के लिए कैसे काम कर सकते हैं? कॉलमनर भी काम कर सकते हैं और 2 ब्रांच अकाउंट बनाकर भी कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर डेटा इकट्ठा दिया होता है वहां कॉलमनर बन जाता है, इसलिए 2 कॉलम बना लीजिए। ये दोनों ब्रांचेस का इकट्ठा अकाउंट बन गया। ब्रांच अकाउंट्स, एक है पहली ब्रांच, कौन सी है? पहली ब्रांच है कानपुर लखनऊ। फटाफट से लिखें। हाँ, राम आपने पूछा है डेटर्स को हमने क्यों अपने पास नॉर्मल लॉस को डेटर्स में नहीं लिखा? बिकॉज नॉर्मल लॉस स्टॉक का होता है, डेटर्स का नहीं होता है। हम बैलेंसिंग फिगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्यों इंक्लूड नहीं कर सकते हैं? शिवा ने पूछा बेटा वो भी कर सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा, उसमें कोई कठिनाई नहीं है, आप उस तरह से भी कर सकते हैं। हम ये एज्यूम बिल्कुल कर सकते हैं। प्रीतमपुरा से क्वेश्चन आया है कि क्या हम ये मान सकते हैं कि खर्चों के लिए पैसे हेड ऑफिस ने नहीं भेजे? आप बिल्कुल ये एज्यूम कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर सेम रहेगा। इन केस ऑफ फॉरेन ब्रांच कैश इन ट्रांजिट गुड्स इन ट्रांजिट गिवन को फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड दिस आइटम बी ट्रीटेड? ये डिस्कस कर देंगे बेटा, अगर ऐसा है तो हम उसको कवर कर लेंगे। हाउ वी कैन डेबिट इन कैश और ऑफ कैश सेंड टू ब्रांच।
बेटे जो हमारा कैश अकाउंट है मेमोरेंडम है, इसलिए वहां पर हम डेबिट फंडामेंटली नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेमोरेंडम का मतलब ही होता है जिस पर कोई भी आप कच्चा, जिस पर कोई आप डबल एंट्री का रूल अप्लाई नहीं करते हो, इसलिए हमने उसको कैश अकाउंट में लिखा है। आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ साथ चलना मेरा। इस सवाल में एक नई चीज आ रही है इनवॉइस प्राइस की, बाकी सब कुछ वही है। लोड का रेट कितना है? लोड का रेट है कॉस्ट प्लस 25%, 1/4 ऑफ कॉस्ट, 1/5 ऑफ सेल्स। बेटा ध्यान रखना, ये कौन बनाता है? किसकी बुक्स में काम कर रहे होते हो? बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। और हेड ऑफिस अपने जो कुछ बनाएगा किससे बनाएगा? एट कॉस्ट। तो हम इसको देखो कैसे एट कॉस्ट कन्वर्ट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले से रखा है क्रेडिट सेल्स, वो यहाँ लिखना है हमने। फिर है कैश सेल्स, हम उसने की क्या लिखेंगे? बाय रेमिटेंसेस, कि कैश सेल्स रेमिट है। बेटा क्वेश्चन में मैंने एक नोट भी लिखवाया है, अगर क्वेश्चन में पता ना चले कि कौन सा मेथड लगाना है तो कौन सा मेथड लगाएंगे? डेट मेथड। पिछले क्वेश्चन की पहली पंक्ति में देखो मैंने नोट भी दिखवाया आपको कि अगर पता ना चले तो ऑलवेज अप्लाई डेटर्स मेथड। कैश सेल्स 78600 और 85,200। फिर उसके बाद सेल्स रिटर्न्स, ये तो हमारे पास यहां पर आएंगे नहीं, हम वही ट्रांजैक्शन लिखते हैं जो ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में है। डेटर्स का बैलेंस दिया है, ये डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस होगा। बताओ क्लोजिंग बैलेंस क्यों होगा? क्योंकि नया बिजनेस स्टार्ट किया हमने इस साल, तो ओपनिंग बैलेंस तो कुछ होगा ही नहीं। बैलेंस CD डेटर्स, तो डेटर्स का बैलेंस कितना है? 34,500 और 23,600। फिर उसके बाद रेंट एंड रेट्स के लिए हमको पैसे भेजने पड़ेंगे, हमें रेंट एंड रेट्स के लिए पैसे भेजने पड़ेंगे, तो यहां लिखें टू कैश रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स है 3,200 और 4,500। बेटे मेमोरेंडम अकाउंट्स हम लोग इसीलिए बनाते हैं क्योंकि आपको आमतौर पे उन्होंने ब्रांच की किताबें बनाई नहीं होती, तो हम लोगों से वो जनरली पूछता है, इसलिए हम लोग अपनी आदत के अनुसार बनाते हैं। इसका डेटर मेथड नाम उस आदत के चक्कर में पड़ गया, क्योंकि डेटर अकाउंट हमेशा बनाते हैं। ब्राइटनेस बहुत ज्यादा, पीतमपुरा से मैसेज आया है निकपाल। रेंट एंड रेट्स के बाद बैड डेट्स, बैड डेट्स यहां पर नहीं आएंगे, लेकिन सैलरीज के लिए हम लोगों ने पैसे भेजे होंगे। सैलरीज 16,000 और 18,000। जनरल एक्सपेंसेस के लिए भी हमने पैसे भेजे होंगे। जनरल एक्सपेंसेस के लिए कितने पैसे भेजे होंगे? 2,600 और 1,500। फिर उसके बाद गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, हमने जो गुड्स यहां रिसीव किए, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, कितना का माल रिसीव कर लिया हमने? 1,50,000 और 1,25,000। ध्यान रखना ये किस पर होगा? इनवॉइस प्राइस पर होगा, क्योंकि अगर ब्रांच रिसीव कर रहा है तो ब्रांच किस पर माल लेती है? वो RP पर लेती है, क्योंकि ब्रांच को तो हमेशा महंगा माल मिलता है। कंट्रोल अकाउंट ही मेमोरेंडम अकाउंट होते हैं, उन्हीं को मेमोरेंडम अकाउंट कहा जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास एडवर्टीजमेंट के भी एक्सपेंसेस के लिए पैसा भेजा, 7,500 और 5,200। क्लोजिंग स्टॉक 45,000 और 35,000। ये क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दिया। तो क्या कह रहे हैं? डेटर्स अकाउंट बेटे मैं भी बनाऊंगा, चिंता मत करें। हमने अपने पास स्टॉक को भी लिख दिया, और तो कोई चीज सवाल में है नहीं है।
अभी मुझे यहां पर क्या लिखना है, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर। वो डेटर्स अकाउंट बनेगा तो पता चलेगी, अभी वो हमारे पास पता नहीं चली है, इसलिए आप उसको छोड़ दीजिए। अच्छा, अब जो बेटे ये चीजें इनवॉइस पर लिखी हैं, क्योंकि हेड ऑफिस कॉस्ट पे काम करेगा तो मुझे इनका लोड हटाना पड़ेगा, क्योंकि हेड ऑफिस अपने आप कॉस्ट पे काम करता है। इसका मतलब बाय, इसी नाम से हम यहां लिख देते हैं, बाय गुड्स रिसीव्ड, और उसका लोड उठाकर बाहर कर देते हैं ताकि हमारे पास वो लोड ना रहे। हम हेड ऑफिस में काम कर रहे हैं, हमेशा कॉस्ट पे काम करता है। 1,50,000 का 1/5 30,000 और 25,000। और जो सी चीजें इनवॉइस पर है उन्हें आपको ठीक करना पड़ेगा। हाँ जी, तो हमने ये इनके लोड तो यहां लिख दिए, इनका लोड तो मैंने ये लिख दिया अपने पास, और इसका लोड मैंने यहां पर लिख दिया। अब स्टॉक की बात करो, टू स्टॉक रिजर्व 45,000 का 1/5 9,000 और 1/5 7,000। लक्ष्मीनगर से बच्चे ने पूछा क्या हम डायरेक्टली भी डिडक्ट कर सकते हैं? बेटा वो एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच होती है, लेकिन वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आपका ये शूट आपको चेक करवाना चाहता है कि ऐसा ऐसा करके दिखाएं। 9th क्वेश्चन में जो बच्चा कह रहा है कैश का मान सकते हैं कि हम ब्रांच ने पे किए हैं, तो वो मान सकते हैं। मैंने एज्यूम किया हेड ऑफिस से, आप ब्रांच से भी एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन मैंने स्टॉक का रिजर्व भी लिख दिया, मैंने स्टॉक के ऊपर रिजर्व भी बना दिया अपने पास, जो स्टॉक का रिजर्व तो बना दिया। जो भी चीज हमारे पास आएगी हम सब उन चीजों को क्या करेंगे, हम उन सबको यहां पर ऑल्टरनेटिव दिखाकर चलेंगे। वर्किंग नोट से तो अच्छा वैसे कर लीजिए, वर्किंग नोट क्या बनाते हो, टाइम कहां होता है वर्किंग नोट का। अब सिर्फ एक चीज रहती है, वो क्या रहती है हमारे पास, डेटर्स से कलेक्शन। तो अब मेरे पास डेटर्स अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, डेटर्स अकाउंट। लो जी, ये बन गया डेटर्स अकाउंट। इसको मेमोरेंडम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रांच के लिए बनाया जा रहा है, और बना कौन रहा है, हेड ऑफिस। अब बेटे समझ लो कि मैं अपने पड़ोसी का डेटर्स अकाउंट बनाऊं, अगर ओपनिंग स्टॉक होगा तो उसका भी स्टॉक रिजर्व लेना पड़ेगा, लेकिन ओपनिंग स्टॉक इस साल में है नहीं है, इसलिए हमने उसका स्टॉक रिजर्व नहीं लिया हुआ। हाँ जी, अब जरा डेटर्स की बात करो, बैलेंस बीडी तो कोई है नहीं, नया काम शुरू किया था हमने। टू क्रेडिट सेल्स, बेटे सेल्स हमेशा नेट ऑफ रिटर्न्स लिखना। तो क्रेडिट सेल्स है 1,25,200 1,25,200 माइनस सेल्स रिटर्न कितने की है 2,300। सेल्स हमेशा नेट सेल्स होती हैं, इसका मतलब ये हो गया कि इसका बैलेंस देखना पड़ेगा हमारे पास कितना आता है। जनरल ट्रेडिंग चार्जेस बेटे क्वेश्चन 9th में लिए हुए हैं, आप गलत कह रहे हैं, वो आपने लिखा नहीं होगा। हमने जनरल ट्रेडिंग चार्जेस पिछले क्वेश्चन में लिखे हुए थे 1,22,900, और दूसरे की हमारी सेल्स कितनी थी 1,10,000 माइनस, इसमें से क्या माइनस कीजिएगा, सेल्स रिटर्न्स 1,200 108,800। कानपुर से प्रॉफिट आ भी गया, और कानपुर के बच्चों ने नहीं भेजा, गोरखपुर के बच्चों ने भेजा। सेल्स लिख दी मैंने अपने पास। इसके अलावा और देखिए डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 34,500 23,600, कम से कम ये आंसर तो कानपुर से चाहिए था। रेंट रेट्स, बैड डेट्स, बैड डेट्स, बैड डेट कितने का है 6,000 और नल। फिर इसके अलावा हमारे पास और कोई आइटम बची ही नहीं। अच्छा, लक्ष्मीनगर से भी आंसर बेटे आ गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, वो कहना जी हमने सबसे पहले आंसर दिया था। मुझे तब उम्मीद नहीं होगी कि आपने आंसर निकाल दिया। जनकपुरी से भी प्रॉफिट आ चुका है। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड, अब मैं देखो चिपका देता हूं क्योंकि मेरे पास आंसर आ गया है। चिराग ने भी आंसर भेज दिया मुझको। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स कानपुर 82,400 और लखनऊ
85,200, धन्यवाद शिवा। और अब इसके बाद जैसे ही कैश मिल गया वैसे अपना काम चल जाएगा। जूम आउट कर लो बस। 82,400, 85,200, बाकी आपको प्रॉफिट ढूंढना है। और प्रॉफिट हमारे पास क्या आएगा, 2 प्रॉफिट्स। और विनीत आपका आंसर उससे भी पहले था। अच्छा, मैंने बेटे ध्यान नहीं दिया कि आपका प्रॉफिट सबसे पहले था 92,800। और मुझे नेकपाल भी कह रहा है कि हाँ विनीत ने आंसर पहले दिया था, क्योंकि नेकपाल भी यहां खड़ा होकर देख रहा है आज मुझको। ओपनिंग स्टॉक होता है तो बेटे उसका भी ओपनिंग स्टॉक रिजर्व का भी स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ता। जिन्होंने कर लिया है सर हमारे साथ आगे चलते जाए। सर आगे कहां जाए? आगे बेटे मेरे साथ साथ अगर आप चलोगे तो आपको आगे मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर नहीं, अभी इसी के अंदर एक काम बाकी है। सॉरी, इसमें हमारे पास एक काम बाकी है। कैश अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं, डेटर्स अकाउंट बनाने की आवश्यकता थी, हमने बना दिया। कैश अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा हुआ उसने हमको। पिछले साल में कैश मिसिंग था, इसलिए बनाना पड़ा था। इसी को बेटा कंट्रोल अकाउंट बोलते हैं। जो मेमोरेंडम अकाउंट है इसी को कंट्रोल अकाउंट बोलते हैं। हाँ जी, अब मैं बनाने जा रहा हूं अपने पास। इसी सवाल में एक और भी मांग कर रखी थी उसने। इस सवाल में उसने और कौन सी मांग रखी थी? उसने कहा था जी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी आंसर निकाल कर दिखाइए। तो ये लीजिए, ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस तो नॉर्मल है, जैसे आप बनाते थे बिल्कुल वैसे का वैसे बनाना है हमने। कानपुर लखनऊ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ जी, सबसे पहले तो लिखेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। सेपरेटली मतलब सेपरेटली ये क्वेश्चन था हमारे पास। अच्छा, उसने सेपरेटली मांगा है। चलो मैंने इकट्ठा कर दिया। वो सेपरेट तो अपने आप कॉल कर लेना अब उसके अंदर। मैंने इकट्ठा कर दिया इसको। हाँ जी, सबसे पहले तो लिखिए अपने पास अब गुड्स सेंट टू ब्रांच। कितने के हैं गुड्स सेंट टू ब्रांच? 1,50,000 और 1,25,000। आपको इनका प्रॉफिट निकालना हो तो कॉस्ट पे लिखना पड़ेगा। तो 1,50,000 का कॉस्ट देखनी पड़ेगी। 1,50,000 में से स्टॉक रिजर्व पहले माइनस कर दो, 30,000, 1,20,000। और उसके पास सर कैश मिसिंग नहीं था इस क्वेश्चन में। कैश मिसिंग तब होता अगर सवाल में कहीं कैश की बातें होती। 2 खर्चे तो हेड ऑफिस ने भेज रखे थे, जितना पैसा वहां से आया था वो सारा का सारा हमने ले लिया, इसलिए कैश का डिफरेंस है ही नहीं था हमारे पास। यहां पर ब्रांच के बाद हमने कैश छोड़ा नहीं था। अच्छा, अब मुझे बताएं इसके अंदर गुड्स सेंट 1,20,000 और दूसरे के गुड्स सेंट कितने हैं? गुड्स सेंट 1,25,000 माइनस 25,000, 1,00,000। बेटे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज एट कॉस्ट। ये हमेशा किसे बनाया जाता है? एट कॉस्ट प्राइस। उसके बाद और देखिए और कौन सी आइटम है? क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स। बाय सेल्स, क्रेडिट सेल्स 122,900 ये नेट सेल्स होती है और 108,800। और कैश सेल्स कितने की हैं? कैश सेल्स हैं 78,600, 85,200। फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। बाय क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे चाहिए।
45,000 का 1/5, 9,000 कम कर दीजिए, 36,000। मेमोरेंडम बेटे होता है जो हम बनाते हैं कच्चा, कंट्रोल होता है ओनली फॉर कैलकुलेशन, नॉट रिक्वायर्ड फॉर मेन पर्पसेस। इसलिए दोनों ऑल्टरनेटिवली दो प्रायोरिटी है। क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दिया हमने अपने पास, और 35,000 में से माइनस कर दो 7,000। $28,000 क्लोजिंग स्टॉक हमने लिख दिया। और देखते हैं जी, और हमारे पास कौन सी आइटम है। डेटर्स यहां लिखने नहीं, रेंट एंड रेट्स, बैड डेट, सैलरीज, ये सब खर्चे हैं। रेंट एंड रेट, बैड डेट्स। हाँ जी, क्या कह रहे हो निकपाल? आंसर आ गया क्या? अच्छा, रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स थे हमारे पास 3,200 और 4,500। बैड डेट थे 6,000, सैलरीज थी 16,000 और 18,000, जनरल एक्सपेंसेस थे 2,600 और 1,500, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, ये तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। एडवर्टीजमेंट 7,500 और 5,200। क्लोजिंग स्टॉक भी हम लोग अपने पास लिख चुके। अब तो जीपी ढूंढना है बस। गोरखपुर से जीपी तो आया हुआ है, लेकिन ये नहीं पता ये जीपी कानपुर का है कि लखनऊ का है। 2,900 प्लस 7,800 प्लस 36,000, 1,17,500। 108,800 प्लस 85,200 प्लस 28,000 माइनस 1,00,000, 1,22,000 जीपी। माइनस 4,500 माइनस 18,000 माइनस 1,500 माइनस 5,200, 92,800। बेटे सेल्स किसी भी भाव पर हो, चाहे वो लिस्ट प्राइस पर क्यों ना हो, ट्रेडिंग काउंट में तो इसी भाव पर आएगी। हमारा ट्रेडिंग काउंट में तो सेल्स होती है ना, इसलिए वो एज इट इज आएगी। 1,17,500 माइनस 3,200 माइनस 6,000 माइनस 16,000 माइनस 2,600 माइनस 7,500, 82,200। लोड इसलिए एक्सक्लूड करते हैं क्योंकि हेड ऑफिस जो काम करता है वो अपनी कॉस्ट पे करता है। तो हेड ऑफिस में कहीं पर भी हमारे पास अगर प्रॉफिट होगा तो हम उसको माइनस कर देंगे। कैश सेल्स पर लोडिंग नहीं लेंगे बेटे, सेल्स पर लोडिंग नहीं होती, सिर्फ स्टॉक पर और गुड्स सेंट पर होती है या ओपनिंग स्टॉक पर होती है। जो सेल्स है वो तो रियलाइज हो गई ना। हम लोगों को अपने पास सिर्फ उसी चीज को लोड लेना है जिसके ऊपर आपका प्रॉफिट है और वो आपके पास हेड ऑफिस और ब्रांच की ट्रांजैक्शन है, बाकी किसी पर भी नहीं लेना हमने। लोड इसीलिए एक्सक्लूड करते हैं कि हेड ऑफिस की कॉस्ट पे काम कर रहे होते हैं। हेड ऑफिस के यहां पर कॉस्ट लोड के बगैर होती है, इसलिए एक्सक्लूड कर देते हैं उसको।
क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 150, पेज नंबर 150, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, वाइड स्प्रेड लिमिटेड, कोई कंपनी है बेटे जिसका नाम है वाइड स्प्रेड लिमिटेड, इनवॉइसेस गुड्स, वो अपने यहां पर गुड्स को इनवॉइस पर भेजती है टू इट्स ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%। वो कॉस्ट प्लस 20% पर गुड्स को ट्रांसफर करती है। लोड का रेट हो गया। द ब्रांच सेल गुड्स फॉर कैश एंड फॉर क्रेडिट। The branch meets its expenses. अब पढ़िए, उसने लिखा है the branch meets its expenses out of cash collected from debtors and cash sales and remits the balance of cash to head office. After withholding rupees 10,000 necessary for meeting immediate cash requirements. वो कहता है इमीडिएट कैश रिक्वायरमेंट्स को रिड्यूस कराने के बाद वो अपने पास 10,000 रखने के बाद बाकी पैसे भेज देती है किसको? हेड ऑफिस को। ऑन 31 मार्च 2001 द एसेट्स एट ब्रांच वर एज फॉलोज। इतने रुपए का कैश ऑलरेडी किसके पास था? ब्रांच के पास था। उन्होंने पहले से आपको कैश बता दिया कि इतना कैश हमारे पास ऑलरेडी आ रहा था। कैश इन हैंड 10, डेटर्स 384, स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस 1080, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 500 रुपीज। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2002, द इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स डिस्पैच्ड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच अमाउंटेड टू रुपीज 1,32 लाख। वो कह रहा है इस साल जो माल भेजा है वो कितना भेजा है? 1,32 लाख का माल भेजा है। Out of this received, branch sent back to head office goods invoiced at rupees 72,000. Other transactions at the branch during the year were as follows. बाकी ट्रांजेक्शन ये थी: कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, कैश डिस्काउंट allowed to debtors, returns by customers, bad debts, expenses paid by branch, cash collected from debtors. On 1st of January 2002, branch purchased new furniture for rupees 1 lakh, for which payment was made by head office through a check. On 31st March 2002, branch expenses amounting to rupees 6,000 were outstanding and cash in hand was again 10,000. Furniture is subject to depreciation at the rate of 16% per annum on demolition bonus method. Prepare branch account in the books of head office for the year ended 31st March 2002. उसने उसे क्या नाम दिया है? ब्रांच अकाउंट नाम दिया कि इसका ब्रांच अकाउंट बनाकर दिखाइए इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। बेटा चूंकि उसके पास कोई अपनी किताबें नहीं है, ट्रायल नहीं है, इसलिए सवाल किसका हो गया? फिर से सवाल हो गया डिपेंडेंट का। तो आप नॉर्मली जैसे बनाते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से बनाएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे से आगे चलने का प्रयास करें क्योंकि मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूं इन सवालों की और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर है 3, पेज नंबर 150। बेटा मैं सेस का फिर से मैसेज देता हूं इनको एक बार कि आज सेस लो क्यों चल रहा है। से
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग, और इसके अंदर आप लोगों को क्या बनाना है, आपने बनाना है फिर से ब्रांच अकाउंट। ये उसने आपसे मांगा है। ऐसा करते हैं, हम जो डेटा लेते हैं हम भी कैसे लेते हैं, फिगर्स इन थाउजेंड्स। फिर उसके बाद फिगर्स इन थाउजेंड्स। अब क्या करना है आपने इसके अंदर, सबसे पहले तो उसने लिखा है कि हम लोड का रेट क्या, हमारे यहाँ लोड का रेट है कॉस्ट प्लस 20%। इसका मतलब 1/5 ऑफ कॉस्ट या 1/6 ऑफ सेल्स। फिर उसके बाद ओपनिंग बैलेंसेस। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंसेस लिखिए। ओपनिंग बैलेंसेस कितने कितने हैं? ओपनिंग बैलेंसेस में कैश इन हैंड है 10, डेटर्स का बैलेंस है 384, स्टॉक है 1080, फिर उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग्स 500, लो जी, ये हमारे पास ओपनिंग के एसेट्स हो गए 4, 8 और 8 16 और 1 17, 1 4 और 5 9, 1974। फटाफट से बच्चे ट्राई करें, क्वेश्चन को फटाफट से ट्राई करें। अब बेटा गुड्स सेंट डालेंगे। गुड्स सेंट का अमाउंट देखते हैं कितना आता है, 1,32,00,000 रुपए। 1,32,00,000 रुपए को ट्रांसफर कर देंगे। कहां पर ट्रांसफर कर देंगे? ब्रांच अकाउंट में। हाँ जी, इसके बाद गुड्स सेंट को यहां पर लिखे 2, गुड्स सेंट 1,32,00,000 यानी 13,200। गुड्स सेंट के बाद और कौन कौन से आइटम्स आ रही हैं? एक बच्चे ने पूछा सर अगर हमारे पास सेल्स रिटर्न होती है तो आप कैसे मानते हो कि क्या वो क्रेडिट सेल्स में से होती है? हम ये मानते हैं कि उधार का माल रिटर्न होता है, नगद का माल रिटर्न नहीं होता। लॉजिकल अजम्पशन है। अच्छा, फिर उसके बाद और उन्होंने कहा आउट ऑफ गुड्स रिसीव बाय ब्रांच सेंट बैक। कितने के ब्रांच सेंट बैक गुड्स इनवॉइस एट ₹72,000 बाय गुड्स रिटर्न 72। फिर उसके बाद अदर ट्रांजैक्शंस एट द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज। बाकी ट्रांजैक्शंस कैश सेल्स की थी तो हमने उसको क्या कर देना है? रेमिटेंसेस। कैश सेल्स कितने की रेमिटेंसेस है? 9,700 रुपए। क्रेडिट सेल्स यहां पर नहीं आएंगी। कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स ये भी यहां पर नहीं आएगा। रिटर्न्स बाय कस्टमर्स भी नहीं आएगा, बैड डेट्स भी नहीं आएगा। एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, तो ऐसा है कि हमारे पास एक्सपेंसेस ब्रांच पे करती है, इसलिए आप लोग रेमिटेंस में से काट लेंगे पैसे उतने के।
मैं इतने पैसे तो माइनस करवा देंगे। एक्सपेंसेस 842 और एक हमारे पास कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स भी आ रही थी। डेटर्स से कलेक्शन कितनी थी? 2842। बस बेटे लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, कुछ यहाँ टेक्निकल दिक्कत चल रही है। अब इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं जो चल रहा है हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितने की आ रही है? 2842। 1 जनवरी को ब्रांच परचेज अ न्यू फर्नीचर फॉर ₹1 लाख। 1 लाख का फर्नीचर परचेज किया तो क्या करेंगे जी? यहां पर 2 बैंक 100, ये फर्नीचर के लिए पैसे भेजे थे हेड ऑफिस ने। 31 मार्च को ब्रांच एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 6000 वर आउटस्टैंडिंग। इनकॉर्पोरेशन कर लीजिए। क्लोजिंग बैलेंस लायबिलिटीज। कैश इन हैंड वॉज ₹10 बाय कैश 10। फर्नीचर इज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन ऑफ 16%। तो फर्नीचर पर आप डेप्शन लगा दीजिए। फर्नीचर के पास आपका ओपनिंग बैलेंस था 500 का, जिस पर डेप्शन लग जाएगी। डेप्शन का कितना अमाउंट है? 16%। 80 100 का परचेज किया था, 100 पर डेप्शन लगाइए 16% की, तो 100 पर डेप्शन आती है 16% की 16, लेकिन 3 महीने के लिए लगानी है आपके 4। 100 पर डेप्शन 16% फॉर 3 मंथ्स। तो हमारे पास फर्नीचर का बैलेंस आ गया 600 माइनस 516। अब इसके बाद हमने फर्नीचर भी लिख दिया और देखते हैं फर्नीचर के बाद क्या बैलेंस उसने कहा था। बस और तो उसने कुछ कहा नहीं हमारे पास। हमारे को यहाँ पर स्टॉक मिसिंग है, तो स्टॉक ढूंढना पड़ेगा। स्टॉक मिसिंग है, इस स्टॉक कितने का है? फर्नीचर हमने लिख दिया। एक डेटर्स मिसिंग है, हमको डेटर्स भी ढूंढने पड़ेंगे। ऊपर से देखिए ना, ऊपर स्टॉक भी था डेटर भी थे, यहां नहीं है, तो हमने इन दोनों को वर्कआउट कराना है। इसके अलावा हमको अपना लोड भी लिखना पड़ेगा इसके अंदर, तो लोड का भी अमाउंट यहां पर डालेंगे। लोड एक बच्चे ने पूछा भी कि सर आप लोड लिखा नहीं, अभी लोड लिख देते हैं बेटे। बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व 1080 का 1/6, 1080 का 1/6, 180। फिर उसके बाद 13,200 का 1/6, 2200 बाय गुड्स सेंट 2200। फिर उसके बाद गुड्स रिटर्न का 1/6, 12। हमने ये सब चीजें तो यहां पर लिख दी हैं। क्लोजिंग स्टॉक का भी रिजर्व लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक, अब चूंकि क्लोजिंग स्टॉक पता नहीं है इसलिए हम लिख नहीं पाएंगे उसको भी। रेमिटेंसेस का बैलेंस आएगा 9700 प्लस 2842 माइनस 842, 11,700। सिर्फ और सिर्फ आपने अपने पास स्टॉक और डेटर्स का बैलेंस ढूंढना है कि स्टॉक और डेटर्स का बैलेंस कितना कितना है। मेमोरेंडम स्टॉक, मेमोरेंडम डेटर्स। हाँ जी, मेमोरेंडम स्टॉक और मेमोरेंडम डेटर्स का बैलेंस देखना हो तो कैसे कैसे ढूंढें। अब तेजी के साथ हम लोग बनाते हैं अपने पास स्टॉक का बैलेंस बीडी। जैसे मर्जी बना लीजिए, एक इनवॉइस प्राइस बना लीजिए, वो बाद में कन्वर्ट कर लेंगे अपने पास कॉस्ट पे। 1080 गुड्स सेंट 13,200, गुड्स रिटर्न 72,
इसके अलावा हमारे पास और कौन सी आइटम्स थी? कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, ये भी यहां पर आएंगी। बाय कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। बेटे ये हमेशा कॉस्ट पे चाहिए होती है, और हमें पता ही नहीं कि हमने कितने रुपए महंगा बेच रखा है, तो इन दोनों को लिखिए अपने पास एज इट इज। वो अपने आप अगर महंगी बिकी होंगी तो अपने आप सरप्लस आ जाएगा उसके अंदर। हमारे पास कितना कितना बैलेंस है, जरा चेक करके बताएं कितना कितना बैलेंस आ रहा है। कैश सेल्स 9700, क्रेडिट सेल्स कितने की है? 3140। क्रेडिट सेल्स 3140, जिसमें से आपको क्या एडजस्ट करना पड़ेगा? क्रेडिट सेल्स में से कहां गए क्रेडिट सेल्स? सेल्स रिटर्न्स 102, 3038। फिर उसके बाद हमने यहां तक तो लिख दिया अपने पास। और कौन सी आइटम थी हमारे पास? बस। और इसके अलावा हमारे पास इसमें कैश सेल्स हो गई, क्रेडिट सेल्स हो गई, और बस इसमें और कुछ नहीं है। अब आप बैलेंस अपने पास स्टॉक ढूंढ सकते हैं कि आपका स्टॉक कितने का है। बैलेंसिंग फिगर 1080 प्लस 13200 माइनस 72 माइनस 9700 माइनस 3038, 1470। हाँ जी, अब आपने बनाना है क्या? डेटर्स अकाउंट। अब जरा फटाफट से आप डेटर्स अकाउंट बनाकर देखिए कि डेटर्स अकाउंट में क्या क्या चीज आ रही है। डेटर्स अकाउंट में हमारे पास सबसे पहले है ओपनिंग डेटर्स 384, फिर हमने सेल्स करी थी इनको 3038, इनसे कलेक्शन थी 2842, फिर उसके बाद हम कहां पर आए? कैश डिस्काउंट 58, कैश डिस्काउंट 58, रिटर्न्स नहीं चाहिए। बैड डेट्स हैं 37, बैड डेट्स हैं 37, एक्सपेंसेस नहीं आएगा। कैश कलेक्शन लिख दिया हमने अपने पास, और कोई चीज हमारे पास बची हुई नहीं है। बैलेंस सीडी 384 प्लस 3038 माइनस 2842 माइनस 58 माइनस 37, 485, वन 1470 का लोड निकाल लीजिए, डिवाइडेड बाय 6, प्लस 18 प्लस 13300 प्लस 1974 माइनस 11700 माइनस 180 माइनस 72 माइनस 2200 माइनस 10 माइनस 516 माइनस 1470 माइनस 485। प्रॉफिट है 1096, प्रॉफिट है 1096। बेटा कुछ समस्याएं चल रही हैं, इसलिए आप आज यहीं तक क्लास ले रहे हैं। बाकी चर्चा हम करेंगे आपके साथ परसों वाली क्लास के अंदर। तो आज आप केवल यही डिस्कस कर रहे थे। होमवर्क के अंदर क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। होमवर्क के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? क्वेश्चन 5, 6, 7, 10। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7,
and 10। इसके अलावा और क्वेश्चन नहीं। हम बाकी क्वेश्चंस अपनी अगली क्लास में कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो और आज आपने कुछ नहीं करना, और जो ये चंडीगढ़ में आखिरी बच्चे बैठे थे, इन बच्चों को मैं अगली क्लास में निपटाऊंगा। जो चंडीगढ़ में वो बैठे हैं सबसे आखिरी रो के अंदर, सबसे आखिरी में बैठे हैं, व्हाइट शर्ट और वो ब्लैक जो खड़े हुए हैं इस समय। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।